हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर, जिसमें से नेक्स्ट 7 डेज के अंदर मैं आपको कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स ए टू जेड अच्छे से डिटेल में न्यूमेरिकल थ्योरी हर एक टॉपिक को रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें 2 यूनिट काफी बड़े हैं। एक नेशनल इनकम जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का आता है, और एक एडीएएस यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स का आता है। बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं। बजट के अंदर न्यूमेरिकल है और थोड़े बहुत बीओपी के अंदर थोड़ा बहुत आपको मिलेगा बैंकिंग के अंदर, बट नेशनल इनकम और एडीएएस में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है। आज का जो ये वन शॉट अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स या कोशिश करूंगा 80 मिनट्स के अंदर, मैं 75 टू 80 मिनट्स के अंदर खत्म कर दूंगा और हर एक चीज अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। तो मेरे साथ बिल्कुल बैठ जाओ, टिक के अच्छे से एक एक चीज को धमाकेदार रिवीजन कराऊंगा। अच्छे से नोट कर लेना और इसका रिवीजन कर लेना। कंप्लीट नेशनल इनकम इन 90 मिनट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4 अलग अलग सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, हम लोग आप लोग जिसके अंदर आते हैं, वी आर कंज्यूमर्स। सेकंड इज फर्म प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन करते हैं कंपनीज। फिर है गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा है एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको अब्रॉड भी कहा जाता है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सवाल 4 नंबर का पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर मतलब हाउस होल्ड और फर्म। तो यहां पे आ गया हाउस होल्ड, यहां आ गया फर्म। इनके बीच में इनकम का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, सीधी सीधी बात मैं आपको टू द पॉइंट बता दूं तो हाउस होल्ड के पास जो इनकम आती है वो फर्म से आती है, और फर्म के पास जो इनकम आती है वो हाउस होल्ड से आती है। यानी कि पैसा फर्म से आया हाउस होल्ड तक, हाउस होल्ड से गया फर्म तक, अगेन फर्म से हाउस होल्ड, और इसी फ्लो को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब फर्म क्या करता है, फ्री में सर्विस थोड़ी मिल देंगे, बदले में फर्म क्या करेगा, पेमेंट करेगा, फैक्टर पेमेंट। लैंड को मिलेगा रेंट, लैंड देने वाले को मिलेगा रेंट। वेजेस सैलरी मिलेगा, जो भी काम कर रहा है एम्प्लॉई जो है लेबर, और कैपिटल जिन्होंने लगाया उनको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर ये क्या करेंगे, उस लेबर से सामान बनाएंगे और गुड्स अगेन इन्हीं को बेचेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज इनको बेचेंगे। फिर ये करेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, उस सामान के बदले पेमेंट करेंगे, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। हाउस होल्ड इनको देता है फैक्टर सर्विसेज, ये करते हैं फैक्टर पेमेंट। फिर ये इनको बेचते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ये कर देते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हमने कमाया कंपनी से, कंपनी का सामान खरीद के उनको पैसा दिया, फिर कंपनी ने हमारी सैलरी पे करी, हमारे पास कमाई आ गई, फिर हमने इनका सामान खरीदा, पैसा वापस चला गया इनके पास। और ये जो फ्लो है दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब यहां पे 3 तरह के फेज होते हैं जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड जनरेशन फेज, जहां पे प्रोडक्शन किया जा रहा है। जब प्रोडक्शन किया जाएगा तो लोगों को प्रोडक्शन के बदले सबको उनकी पेमेंट की जाएगी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, आगे खर्चा करेंगे, जिनकी इनकम आई है तो वो खर्चा करेंगे, तो उनका खर्चा किसी और की बनेगी इनकम, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज। तो 3 तरह के फेजेस होते हैं, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन फेज। अच्छा, एक बात और भी है इसके अंदर, जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, इसमें 2 तरीके का फ्लो होता है। एक है रियल फ्लो, दूसरा है मनी फ्लो। ध्यान से समझना, ये जहां मनी का इन्वॉल्वमेंट है, लाइक कंजप्शन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट, इन दोनों फ्लो को कहा जाता है मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब मनी का मूवमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड to firm in way of consumption expenditure, from firm to household in way of factor payment, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम भी नॉमिनल फ्लो, और ये मेजर करता है इकोनॉमी में कितना पैसा है। लेकिन इसके अलावा एक रियल फ्लो भी होता है। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है बेटा, फिजिकल फ्लो। जिन लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ रखा है ना, उनका अच्छे से देखना, पूरा चैप्टर जो है अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो ये जो फर्म इनको बेच रही है गुड्स एंड सर्विसेज, ये होता है रियल फ्लो, और ये जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म को जा रहा है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है, फिजिकल फ्लो। और इकोनॉमी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी को ये क्या करता है, मेजर
करता है। तो रियल फ्लो हो गया, मनी फ्लो हो गया, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन फेस हो गया। नाउ स्टॉक और फ्लो, यहां से भी क्वेश्चन आता है, या तो डिफरेंस के रूप में आएगा या एमसीक्यू बनेगा, कौन सा स्टॉक है कौन सा स्टॉक नहीं है। यह एक सवाल आ सकता है जहां बोलेगा क्लासिफाई करो इनमें से कौन कौन से स्टॉक्स हैं और कौन कौन से फ्लो हैं। तो स्टॉक होता क्या है, ये वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान रखना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं स्टॉक। यानी वो बदलाव जो एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है। आपका बैंक बैलेंस कितना आज की डेट पे है ना, आज की डेट पे आपकी वेल्थ कितनी है, बैलेंस शीट में आज की डेट पे स्टॉक कितने का दिखा रहा है, नोएडा से दिल्ली तक का डिस्टेंस कितने का है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। लेकिन फ्लो वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखना, मीनिंग में यहां पे वो वेरिएबल है जो पॉइंट ऑफ टाइम, वो वेरिएबल है जो पीरियड ऑफ टाइम। लाइक गाड़ी की स्पीड कितनी थी नोएडा से दिल्ली के टाइम पे, या फिर जो है आप कह सकते हो कि भाई साल भर का प्रॉफिट लॉस कितना था, है ना, पॉकेट मनी कितनी थी, जीडीपी देश की कितनी है साल की, साल में आपका नेशनल इनकम कितना है। जो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो। और पॉइंट पे आता है, एक डेट पे आता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक में कोई टाइम नहीं होता, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो कोई टाइम पीरियड नहीं होता, टाइम डायमेंशन नहीं होता। फ्लो में टाइम डायमेंशनल है क्योंकि ये मेजर किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम पे, तो ये टाइम डायमेंशनल है। स्टॉक कॉन्सेप्ट है स्टैटिक, स्टॉक क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट बदलता नहीं है, लेकिन फ्लो क्या है, डायनामिक, जो कि चेंज होता रहता है। जैसे गाड़ी की स्पीड जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये क्या है, इसको फ्लो बना देता है, ये चेंज होता रहता है 90, 80, 70, 100। वेल्थ, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू नोएडा। मनी सप्लाई जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट है टंकी में, ये मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाऊंगा ना मनी, आपको तब डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मनी सप्लाई का मतलब क्या है, एक डेट पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देश में जनता के पास कितना पैसा है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए वो स्टॉक है। बैंक की डिपॉजिट कितनी है किस डेट पे, कैपिटल है, पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर डेट पे, खाली पॉपुलेशन फ्लो है वो चेंज होती रहती है, किसी डेट पे पॉपुलेशन कितनी है वो स्टॉक है। पॉकेट अलाउंसेस जो आपको मिलता है, गाड़ी की जो स्पीड है, टंकी से पानी लीक हो रहा है, डिमांड है, सप्लाई है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना, प्रोडक्शन प्रॉफिट लॉस है, नेशनल इनकम है, प्रोडक्शन है, जीडीपी है ना, जो कैपिटल फॉर्मेशन है, एडिशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, वो सारा का सारा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, वो सारा का सारा क्या है, आपका फ्लो है। स्टॉक ये है, चेंज स्टॉक क्या है, फ्लो है। ध्यान रखना, जहां चेंज आ गया वो आपका फ्लो हो जाएगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ गुड्स इकोनॉमी में 4 अलग अलग टाइप्स के गुड्स होते हैं। सबसे पहला फाइनल गुड्स, दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा है आपका कंजप्शन और कंज्यूमर गुड्स, और चौथा है कैपिटल गुड्स। ध्यान से अच्छे से समझना, फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हैं, जो पूरी तरीके से बन के तैयार है, फैक्ट्री से बाहर आ चुका है, बन के तैयार है, और जो भी उसे यूज करेगा वो अपने लिए ले रहा है, उसको रीसेल नहीं करेगा। वहां पे मेन पर्पस है फाइनल कंजप्शन का, कि हम खरीदेंगे उसको यूज करें। शर्ट खरीदी, पहन रहा हूं, पेन खरीदा, मैं यूज कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे घर में अपने एसी भी लगवा रखा है, कैमरा है, मैं अपने बिजनेस के लिए चला रहा हूं, बट यूज तो मैं ही कर रहा हूं। तो दीज ऑल आर फाइनल गुड्स, जो फाइनल कंज्यूमर, फाइनल यूजर द्वारा यूज किया जाता है। और इस फाइनल गुड्स पे जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो मैं डेली बेसिस पे अपने लिए चीजें खरीदता हूं, उस पे जो खर्चा किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और वो गुड्स कौन से गुड्स हैं, फाइनल गुड्स। लेकिन मैंने ये जो स्मार्ट बोर्ड लगवा रखा है, एसी जो लगा हुआ है, मशीनरी जो मेरी लगी हुई है वीडियो बनाने में, वो सब मैंने बिजनेस पर्पस से लगाया है, बट यूज तो मैं ही कर रहा हूं, तो अभी भी ये गुड्स है तो फाइनल गुड्स ही। लेकिन इन गुड्स पे जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। घर के लिए एसी लगवाया है मैंने, वो फाइनल गुड्स है। वही एसी मैंने अपने बिजनेस में भी लगवाया है, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, तब भी वो फाइनल गुड्स है। वही एसी घर के लिए फ्रिज रख रखा है मैंने, वो फाइनल गुड्स है। वही फ्रिज राशन की दुकान में है, वो फाइनल गुड्स है। लेकिन जो घर पे फ्रिज खरीदा है 20,000 रुपए का, उस पे जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दुकान में जो मेरा 80,000 का फ्रिज रखा हुआ है, उस पे जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी सॉरी मतलब हाँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
और वो क्या हो गया, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट। और एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है फाइनल गुड्स पे वो कैसे निकलेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों को जोड़ के, मतलब जो घर पे एसी लगाया उस पे जो खर्चा हुआ प्लस जो दुकान में लगाया उस पे जो खर्चा हुआ। ये नहीं कि मैंने दुकान में लगाया तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, अभी भी है वो फाइनल गुड्स। मेरे घर पे सिलाई मशीन है, मम्मी सिलाई करती हैं, वो सिलाई मशीन फाइनल गुड्स है। वही सिलाई मशीन मेरे बिजनेस में भी है, एक टेलर की शॉप भी है हमारे, उसके अंदर भी है, अभी भी वो फाइनल गुड्स ही है, क्योंकि उसे हम यूज कर रहे हैं। तो फाइनल गुड्स जो है आप घर के लिए भी यूज कर सकते हो, बिजनेस पर्पस से भी यूज कर सकते हो। लेकिन फर्दर फाइनल गुड्स जो है वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। जो फाइनल कंजप्शन के लिए था हम उसको बेसिकली क्या बोल देते हैं, कंजप्शन गुड्स। लेकिन जो मैंने बिजनेस में एज अ फिक्स्ड एसेट यूज किया है तो फाइनल गुड्स ही, लेकिन फिर उसका नाम हम रख देते हैं कैपिटल गुड्स। तो यानी कि आपके मन में आ भी रहा होगा, सर अगर सिलाई मशीन आपकी दुकान में रखी है तो वो कैपिटल गुड्स है। यस, वो फाइनल गुड्स का कौन सा पोर्शन है, फाइनल गुड्स फर्दर दो पार्ट में आ गया, कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स, दूसरा कैपिटल गुड्स। तो अपने लिए ले लिखा है सारी चीजें, तो कंज्यूमर गुड्स बिजनेस में लगा रहे हैं, यूज हम ही कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो कैपिटल गुड्स हो गया। सर मशीन घर के लिए खरीदी, फाइनल गुड्स। मशीन बिजनेस के लिए खरीदा, फाइनल गुड्स। मशीन रीसेल के लिए खरीदा, तब वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो भी वो फाइनल गुड्स ही है। लेकिन अगर उसको रीसेल के पर्पस से आप उसे यूज करते हो कि भैया उसको हम लोग आगे बेचेंगे किसी और को, तब जाके वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स वो कहलाएगा। ओके, नाउ बता दिया मैंने, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो पूरी तरीके से बनके अभी तैयार नहीं है कि उसे फाइनल यूजर यूज कर सके। लाइक मैं चीनी खरीद के लेके आया क्योंकि मुझे बिस्किट बना के बेचना है, तो ये चीनी वो यूज नहीं करेगा, उसको तो बिस्किट मिलेगा। तो ये चीनी अभी मेरे लेके आया रॉ मटेरियल, इसी रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स हैं, जो बेसिकली एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। या तो उसको सीधा उठा के हम बेच देंगे, रीसेल कर देंगे, या हम उसको एज अ रॉ मटेरियल फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे। So these goods are purchased by one firm from the other. Example, woods purchased by carpenter for making chair, intermediate goods है, because it is a raw material for the carpenter. शर्ट खरीदी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से रीसेल पर्पस के लिए। अब शर्ट तो बनके तैयार है, वो कोई रॉ मटेरियल तो है नहीं, लेकिन हाँ वहां पे रीसेल पर्पस है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। फाइनल गुड्स के दो पर्पस होते हैं, कंजप्शन करना, इन्वेस्टमेंट करना। इंटरमीडिएट के भी दो पर्पस होते हैं, रीसेल करना या फर्दर प्रोडक्शन में उसको यूज करना, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है वो फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूड होता है, इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट करते हैं। बेटा मेरी बात अच्छे से सुन लो, भविष्यवाणी कर रहा हूं, इस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा सवाल इस साल, तो ध्यान समझना। ये है क्या, ये आपको बेसिकली समझाया जा रहा है कि क्या होता है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम और किस तरीके से हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है वो कैसे होता है। सिंपल सा बात है, ए एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कुछ स्टील बना के 400 रुपए का बेचा बी मैन्युफैक्चरर को। ये स्टील निकालता है, स्टील बनाता है, स्टील बना के इसको बेचा है। इसने जो बेचा मैन्युफैक्चरर को वो कितने का बेचा स्टील, 400 रुपए का। कितने का, 400 रुपए का। इसकी सेल कितनी हो गई जी, 400 रुपए की, एक की सेल हो गई 400 रुपए की। फिर ये जो ए ने बेचा था वो बी मैन्युफैक्चरर को बेचा था, बी मैन्युफैक्चरर के लिए क्या बन गया, ये रॉ मटेरियल। जी हम तो भैया खुद यूज नहीं करेंगे, हमारे रॉ मटेरियल है। इस स्टील से चेयर बना के हम किसको बेचेंगे, होलसेलर सी को। तो बी की जो फाइनल सेल हो गई वो कितनी हो गई, 1000 रुपए। सी के लिए ये एक रॉ मटेरियल है, वो कहता है ये चेयर कौन सा, मैं खुद यूज करने वाला हूं, ठीक है। ये स्टील चेयर वो क्या करता है, डी को बेच देता है, कितने में, 1100 रुपए। तो डी के लिए क्या हो गया क्लास, ये फाइनल, सॉरी सी के लिए क्या हो गया, फाइनल सेल। डी के लिए अगेन ये क्या बन गया, रॉ मटेरियल बन गया। फिर डी क्या करता है, कंज्यूमर को बेच देता है 100 रुपए का मार्जिन रख के, 1200 रुपए। डी कहता है मेरी जो सेल हो गई वो हो गई कितनी, 1200। तो जो टोटल सेल हुई है इकोनॉमी में, कोई कहेगा तो ए बोलेगा जी 400 का माल बेचा, बी बोलेगा मैंने 1000 का माल बेचा, सी बोलेगा मैंने 1100 का माल बेचा, डी बोलेगा मैंने 1200। आप इन सबको जोड़ो, 1 2 3, 3700। क्या 3700 की सेल आप काउंट करोगे कि इकोनॉमी में 3700 रुपए की सेल हो गई और खुशी खुशी एंजॉय करोगे? नहीं, ऐसा करने से एक प्रॉब्लम अराइज होती है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ
डबल काउंटिंग। यहाँ पे आपने इसी स्टील की वैल्यू 400 रुपए इसके अंदर इंक्लूड है, इस 1100 के अंदर ये 1000 इंक्लूड है, इस 1200 के अंदर ये 1100 ऑलरेडी इंक्लूड है। एक ही चीज जो है वो थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन करते करते चार जगह बिक रहा है, आप चारों को ऐड करके सेल निकालोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा नेशनल इनकम। सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम डबल काउंटिंग। तो हमें इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है सिर्फ वही काउंट करो। ए ने कितने का बेचा, 400 का, पूरी मेहनत करके 400 का माल 1000 रुपए का आगे बेच दिया, है ना। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को 1000 का बेचा, तो वैल्यू एडिशन कितना है भैया, 1000 का आपने बेचा है तो 400 तो पहले से ही था ना उसके अंदर, तो 600, फिर 1000 का उसने आगे कितने का बेच दिया, 1100, तो वैल्यू एडिशन 100 हो गया, क्योंकि वो था कितने का, बेचा कितने, 1100, पर 1000 तो पहले से था उसके अंदर, तो ये हो गया 100, फिर ये 1000 बेचा गया तो ये हो गया अगेन 100, यानी कि 1200 माइनस 1100, ये 1100 तो 100, तो ये टोटल देखो 1200 रुपए की टोटल जो है वो आपकी सेल हुई है। जो टोटल बोलोगे देश के अंदर जीडीपी बनी है वो 1200 की बनी एक्चुअली में। अगर आप सारे इंटरमीडिएट काउंट कर ले तो डबल काउंटिंग हो जाता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेते, और ये सारी चीजें इस तरीके से हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है वो काउंट करो। अगर वो नहीं कर सकते तो आखिरी वाले को पकड़ लो, बस इस 1200 के अंदर सब कुछ इंक्लूड है, तो जो फाइनल सेल है 1200 की वही एक्चुअल देश की जीडीपी है, और ये इससे हमेशा मैच करेगा 100%, ठीक है। तो इन सारे स्टेजेस में क्या हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है, लेकिन ये क्या हो गया, अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, बिकॉज सामान बिल्कुल बन के तैयार है पूरी तरीके से। तो ये होगा फाइनल गुड्स, और बाकी ये सारी चीजें क्या हो गया इस केस में, इंटरमीडिएट गुड्स, इन सब की वैल्यू ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो यही है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। इसको अवॉइड कैसे करेंगे, टेक द वैल्यू एडेड इंस्टेड ऑफ टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट को नहीं लेना है, हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है वो लेना है, नहीं तो आपने सीधे फाइनल प्रोडक्ट जो ग्राहक को बेचा गया है उसकी वैल्यू को लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं लेना। So यही है double counting, the problem of estimation of value of goods and services more than once. In production method, we take the value of final goods and services only if we mistakenly taken the value of intermediate goods. This leads to double counting or overestimation of national income, because value of intermediate goods is already included in the value of final goods. आई आपको बात समझ में। मैंने एक और एग्जांपल लिया, एक बार चेक करना। वैसे ये भी एग्जांपल अच्छा है, फार्मर वाला भी एग्जांपल अच्छा है, सेम वही तरीके से समझाया है। लास्ट वाले को पकड़ लो, या फिर हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है वो पकड़ो आप। जैसे इस केस में भैया ये 400 का स्टील आगे बेचा, स्टील चेयर बना के 1000 का, तो ये 400 ऑलरेडी 1000 के अंदर इंक्लूड है, तो ये 400, फिर यहाँ पे 600 का वैल्यू एडिशन हुआ है। हर स्टेज का जो वैल्यू एडिशन है वो आपको लेना है, ओके। चलो, अब सेम गुड्स आपका फाइनल भी हो सकता है, सेम गुड्स आपका इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज। मैं चीनी लेके आया घर के लिए, मुझे चाय कॉफी बनानी है, वो आपके लिए होगा फाइनल गुड, वो चीनी फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन मैं एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी हूं और मैं उसको लेके आया, उसी चीनी को मैं भी लेके आया उसी दुकान से, लेकिन मैं बिस्किट बनाने वाली कंपनी हूं, तो मेरे लिए वो सामान क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, क्योंकि मैं उससे एज अ रॉ मटेरियल यूज करूंगा, उसको पका के उससे मैं आगे बिस्किट बनाऊंगा, और भी चीजों को ऐड करके, और भी वैल्यू को ऐड करके मैं आगे कुछ बना के बेचूंगा उसको, तो यहाँ पे वो क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट। तो सेम गुड्स फाइनल भी हो सकता है, सेम गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज। कौन यूज कर रहा है, एंड यूज कहाँ पे है, आखिरी में कौन इस्तेमाल कर रहा है। अब हम बिस्कुट बनाएंगे तो आखिरी में हम तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, बिस्किट बना के आगे ग्राहक को बेचेंगे, तो जब ग्राहक के पास जाएगा वो बिस्किट फाइनल गुड्स होगा। फिलहाल जो आपने चीनी खरीदा, दूध खरीदा, मैदा खरीदा, वो सब आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, वो आपका रॉ मटेरियल है। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अपने लिए खरीद रहा है, अब सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स में कोई भी आ सकता है, कंज्यूमर भी आ सकता है, प्रोड्यूसर खुद भी चीजें खरीदता है अपने लिए, गवर्नमेंट भी है, एनजीओज भी है, कोई भी हो सकता है। और ये फर्दर आके 3 पार्ट में चला गया, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, और एक है सर्विस, ठीक है। अब ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स के ही फर्दर पार्ट है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स के फर्दर 2 पार्ट है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स। फिर कंज्यूमर गुड्स के अलग अलग 4 पार्ट है, कौन कौन से, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक इस्तेमाल में लाए जाते हैं, रेडियो, टीवी, फ्रिज, कार, एसी,
एक बार में कंज्यूम नहीं करते, चलता रहता है, सालों साल चलता है, वो ड्यूरेबल गुड्स है, उसकी ड्यूरेबिलिटी है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो 4-5 बार, 1-2 बार यूज किया जाता है फिर खत्म कर देता है, घर के कपड़े वगैरह हो गए, क्रॉकरी का आइटम वगैरह हो गए, ग्लासेस हो गए, जो ग्लासेस होते हैं ना, ग्लास का जो कांच के ग्लासेस होते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा सालों तक नहीं चलते, 1-2 बार 4-5 बार यूज कर लिया, 10 बार यूज कर लिया, वो चल जाता है। हाँ, हालांकि एक्सेप्शन है, कई घर में सालों भर भी चल जाता है, बट आमतौर पर नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? एक बार, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार यूज किया और खत्म। सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, आपने उसको एक बार यूज किया और वो हो गया खत्म। ब्रेड खा लिया खत्म, पेन का चला लिया खत्म, गैस जल गया खत्म, है ना, बार बार आप यूज नहीं कर सकते, खत्म हो गया वो, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। सर्विसेज, सेवाएं, बैंकिंग, शिपिंग, टीचिंग, कंसल्टेंसी सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ आपको? सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंजप्शन गुड्स में और कंज्यूमर गुड्स के अंदर आता है। कैपिटल गुड्स कौन सा होता है? मशीनरी। क्या खाली मशीनरी कैपिटल गुड्स है? नहीं। आपके घर में भी तो मशीन होगी, क्या वो कैपिटल गुड्स है? आपके घर में गाड़ी है, गाड़ी भी तो मशीन है, क्या वो कैपिटल गुड्स है? नहीं, वो फाइनल गुड्स है। सर वो कैपिटल गुड्स कब बनेगा? कैपिटल गुड्स वो मशीन है, वो फिक्स असेट है जो किसी बिजनेस में एज अ फिक्स असेट यूज किया जा रहा है। अगर किसी भी बिजनेस में कोई फिक्स असेट यूज किया जा रहा है जिससे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल goods. So capital goods are those goods which are used in the process of production for several years, जो कई सालों तक प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू, आमतौर पे क्या होती है? हाई वैल्यू होती है। दीज गुड्स आर फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट्स है। एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, लेकिन सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती है। वही मशीन कैपिटल गुड्स होगी जो बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट है। मेरे पास एक कार है छोटी सी, तो वो मेरी कार है, वो कैपिटल गुड्स नहीं है। लेकिन अगर मैं एक टूरिस्ट की कंपनी चलाऊं, टूरिज्म कंपनी चलाऊं, और फिर मेरे पास जो 4-5-10 कार होंगी, वो सारी की सारी कैपिटल गुड्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। यहां मैं समझाता हूं, हर 12वीं का बच्चा 10वीं पास होगा, लेकिन हर 10वीं पास बच्चा 12वीं पास नहीं होगा। उसी तरीके से जितने भी मशीनरी है जो कि बिजनेस में एज अ फिक्स एसेट यूज किया जाता है, वो प्रोड्यूसर यूज करेगा। मैंने साफ साफ बोला ना, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? जो बिजनेस में है, जब बिजनेस में है तो प्रोड्यूसर यूज करेगा। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बट प्रोड्यूसर जो भी यूज करेगा, जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल गुड्स ही होगा, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल को भी यूज करता है। तो ऑल यहाँ पे ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा आ सकता है ट्रू फॉल्स में। नाउ अब खत्म करते हैं इस टॉपिक को, जो कि काफी अच्छा टॉपिक था, एक डिफरेंस के साथ। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। दीज आर दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। बन के तैयार है, ये बन के तैयार नहीं है। पर्पस ऑफ दीज गुड्स आर फॉर, या तो कंजप्शन पर्पस से या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज किया जाता है। यहां पे या तो प्रोडक्शन पर्पस से यूज करेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होगा, या फिर उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे। हाँ, प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे, या दूसरा उसको रीसेल पर्पस से यूज करेंगे। नेचर की बात करें, फाइनल गुड्स इंक्लूड होता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड होता, ना ही वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा और ना ही वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। फाइनल गुड्स में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा, क्योंकि ये सारा का सारा सामान बिल्कुल रेडी टू यूज है, इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में अभी सामान बनके तैयार नहीं है, वो रॉ मटेरियल है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होने की संभावना है। अगर मैं प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करूं, फाइनल गुड्स बन चुका है तो ये प्रोडक्शन का जो बाउंड्री है, प्रोडक्शन का जो एरिया है, उसको वो क्रॉस कर चुका है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, काम चल रहा है, कुछ बन रहा है, आधा अधूरा, वर्क इन प्रोग्रेस है।
एग्जाम्पल, दूध खरीदा हाउस होल्ड ने, हमने घर के लिए दूध खरीदा, हमने मशीन खरीदा अपने बिजनेस में लगाने के लिए, इन सारे केसेस में वो फाइनल गुड्स है। लेकिन वही दूध खरीदा हमने बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने खरीदा, या फिर उस दूध को आपने खरीदा डेयरी शॉप ने खरीदा उसको आगे बेचने के लिए, तो दोनों केस में दूध कंपनी वाला खरीदे बिस्किट बनाने के लिए या दूध आगे बेचने के लिए खरीदते हो, खरीद के सीधा बेचेंगे मार्जिन जोड़ के पानी मिला के, तो अब फिर ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो ये आप ध्यान रखना, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेशनल इनकम में जो कैलकुलेशन है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 अलग अलग मेथड्स हमारे पास हैं, जिन मेथड से हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं या नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, वो है वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड। सेकंड इज इनकम मेथड, थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान रखना, तीनों मेथड से देश का जो नेशनल इनकम आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो, नेशनल इनकम बिल्कुल सेम आएगा। अब मैं इन तीनों के फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी बनाएंगे अच्छे अच्छे। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि इन तीनों मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये समझो, ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, उससे क्या निकलता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसको जीडीपी एमपी भी कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देश के अलग अलग सेक्टर्स हैं, लाइक प्रोडक्शन मतलब सेक्टर्स है, पहला सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर टर्चरी सेक्टर। हर सेक्टर का अपना ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, जीवीएमपी, और सारे सेक्टर की जीवीएमपी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरे देश का। ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया कंपनी सेक्टर का होता है और ये पूरे होल देश का होता है। इनकम मेथड से निकलता है एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी सेम प्रोडक्शन मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से सेम आता है। और नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये छोटी बातें ध्यान रखना। अब प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सवाल या तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है और एमसीक्यू में आ सकता है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग 3 से 4 नंबर में या 6 नंबर में भी, कि बताओ ये चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। सबसे पहला, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स की जो सेल परचेज है, जब पहली बार वो सेल हुई होगी तब उसको इंक्लूड किया होगा नेशनल इनकम में। तो जब भी आप नेशनल इनकम पढ़ते हो, प्रोडक्शन मेथड का सवाल बना रहे हो, तो ध्यान रखना सेकेंड हैंड सेल परचेज को मत लेना, क्योंकि जब वो पहली बार यूज हुआ होगा तभी उसको ऐड कर दिया होगा, तो आपको दोबारा उसको वैल्यू एडेड में मत लेना। कमीशन और ब्रोकरेज अगर उस सेकेंड हैंड सेल परचेज पे कोई भी है तो उसको हम लोग एस्टिमेट में काउंट करेंगे, क्योंकि कमीशन जो है वो फैक्टर पेमेंट है नई सर्विस के लिए। भाई सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज तो नहीं लोगे, लेकिन उस गुड्स को बिकवाने में जो नई सेवा एक इंसान ने दी है, उसको बेचने में, क्लाइंट को ढूंढने में जो भी खर्चा हुआ है ब्रोकरेज कमीशन का, वो काउंट होगा। तो सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज के काउंट होगी नेशनल इनकम में, नहीं होगी। लेकिन उस सेकेंड हैंड की सेल पे कोई ब्रोकरेज है, कोई कमीशन है, तो क्या वो काउंट होगी? यस, वो काउंट होगी। अगला, on account production of goods for the producing unit is taken into account while estimating the value add। मेरे पास खेत है, बहुत सारे खेत है, मैं उसमें काम करता हूं, अनाज उगा के बेचता हूं, लेकिन आज मैंने क्या किया, 100 किलो अनाज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए रख लिया है, तो हम उसको भी नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। जो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन आपने अपने लिए किया है, मतलब कि ऑन अकाउंट प्रोडक्शन मतलब आपने मार्केट में बिना बेचे उसको रख लिया अपने पास, बिकॉज दीज गुड्स आर लाइकली दोज प्रोडक्शन फॉर मार्केट, प्रोड्यूस फॉर मार्केट, दे आर सिंपली नॉट सोल्ड ओइंग टू देयर नीड बाय द प्रोड्यूसर देमसेल्फ। इफ वी डू नॉट इंक्लूड दिस कॉज अंडर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इससे नेशनल इनकम जो है ना वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, नेशनल इनकम कम दिखेगा कि भाई नेशनल इनकम जो है वो कम है, क्योंकि आपने
वो चीज काउंट ही नहीं करी जो आपने खुद रख लिया। तो अगर आप अपनी किचन के गार्डन में, किचन गार्डन समझते हो ना, किचन के आसपास घर की बालकनी बालकनी में छोटा मोटा भिंडी तोरई वगैरह आप उगा लेते हो, कोई चीज कड़ी पत्ता वगैरह धनिया वगैरह, वो सारी चीजें नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो उगाया ही आपने अपने लिए, उसकी वैल्यू पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो आपने मार्केट के लिए उगाया था उसमें से आप कुछ रख लोगे तो भैया वो नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है, तो उसको दोबारा काउंट नहीं करोगे। चेंज इन स्टॉक को काउंट करना है, स्टॉक में जो चेंज आया है वो काउंट होगा। हाउसवाइफ की सर्विसेज यानी कि सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन is not considered while estimating the value added, simply because it is difficult to estimate their market value. Like housewife की services, मदर की सर्विसेज, सबको पढ़ाती भी है, घर का सारा खाना काम करती है, तो भैया उसकी हम काउंट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू पता लगाना बड़ा मुश्किल है। So these all are the precautions, इन बातों का ध्यान रखना है while using production method। अब इनकम मेथड को लगाने से पहले भी आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट मनी should not be included in the national income because corresponding to transfer payment there is no value addition in the economy। कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, फ्री में अगर आपको कोई चीज मिल जाएगी तो वैसे ही हम उसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे देश में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है। आप एग्जाम्पल देखो, काम को सीधी सी बात है, देश में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक है कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, सैलरी लेते हैं और उसी सैलरी से इनकी सामान को खरीदते हैं। अगर हम ये बोले कि नहीं कंपनी हमें सब कुछ फ्री में दे दे, है ना, कंपनी हमें बिना काम करे फ्री में जो है पैसे दे दे, तो कंपनी हमें फ्री में पैसे दे रही है, हम काम नहीं कर रहे, तो हमारे पास पैसा आता चला जा रहा है, कंपनी का प्रोडक्शन ठप हो गया, प्रोडक्शन कर नहीं रहा, हम काम कर नहीं रहे, तो प्रोडक्शन कौन करेगा, सामान कौन, अनाज को फिनिश गुड्स में कौन कन्वर्ट करेगा, हमें फ्री में पैसा मिल रहा है। तो भैया जब ये प्रोडक्शन करेंगे नहीं तो हम पैसा खाएंगे क्या? हमको पैसा ही पैसा मिले, बस प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, तो भैया हम क्या करेंगे फिर उस पैसे का, क्या खाएंगे? सामान तो मिल नहीं रहा, इसीलिए महंगाई बनती है, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? थोड़ा बहुत जो किसी के पास होगा भी ना अनाज, वो बहुत महंगा बिकेगा, जैसे कोविड टाइम पे हुआ था। तो भैया हमको फ्री में पैसा मिल रहा है, हम सामान बना नहीं रहे, प्रोडक्शन होगा नहीं, तो भैया फिर हम तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे, फिर पैसे थोड़ी खाएंगे, सामान खाएंगे ना। तो यही है कि आपने भैया कोई भी चीज़ जहाँ पे वैल्यूएशन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, हम उसे काउंट नहीं करते। इलीगल एक्टिविटी से कमाई हुई पैसे लाइक बैंक मतलब गैम्बलिंग, स्मगलिंग, थेफ्ट, हम इसे काउंट नहीं करेंगे। ब्लैक मनी को भी काउंट नहीं किया जाता बिकॉज वो अनअकाउंटेड इनकम है। लॉटरी को भी काउंट नहीं किया जाता, ये विंडफॉल गेन है। सो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बिहाफ में नहीं हुआ है तो इन चीजों को काउंट नहीं किया जाएगा। सेकेंड गुड्स की सेल पे कोई भी इनकम आ रही है भैया, वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन सेकेंड गुड्स की सेल पे कोई कमीशन अगर आपको मिलता है तो भैया वो कमीशन एज अ इनकम आप इनकम मेथड में काउंट करोगे, वो नई फैक्टर इनकम है सर्विस देने की। डू नॉट इंक्लूड इनकम अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का मतलब शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड बिल्कुल नहीं लेना है, उस पे ब्रोकरेज कमीशन है तो वो लेना है। सो डू नॉट इंक्लूड द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, दीज आर द शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सेट्रा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दीज आर not an activity related to production of goods and services। कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। उधार लेना, उधार देने जैसी चीजें हैं, पैसे दे दिए सिक्योरिटी के रूप में, पेपर रख लिया, बाद में वापस हो गया, भैया इस पे कुछ भी काउंट नहीं होगा। लेकिन कोई ब्रोकरेज कमीशन अगर सेल पे किया जा रहा है तो वो एक तरीके की नई फैक्टर इनकम है, मेहनत करने का, सर्विस देने की इनकम है, वो काउंट की जाएगी। इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाया कि इतना रेंट बनेगा, अजम्पशन लिया, तुक्का मारा। ओनर ऑक्युपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलोंग विद द रेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के अंदर रेंट भी आता है। अगर मालिक अपने मकान में रह रहा है तो अंदाजा लगाएंगे, वो खुद नहीं रहता तो कितनी रेंटल इनकम इस बिल्डिंग से वो जनरेट करता, तो वो हम नेशनल इनकम में बिल्कुल काउंट करेंगे। जैसे ऑन अकाउंट प्रोडक्शन था ना, उस तरह से ये भी काउंट होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई खर्चा नहीं करेंगे, मतलब काउंट नहीं करेंगे। रॉ मटेरियल पे कुछ भी काउंट नहीं होगा जो खर्चा किया है। क्यों? फाइनल गुड्स पे जो खर्चा हुआ है उसके अंदर वो भी तो इंक्लूड होगा ही होगा, तो हम दोबारा क्यों काउंट करें? तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये काउंट नहीं करेंगे।
इंक्लूड करेंगे इम्प्यूटेड, मतलब अंदाजा लगाएं कितना खर्चा है, ऑन सेल्फ कंज्यूम और ऑन अकाउंट प्रोड्यूस। तो जो भी आपने अपने लिए सामान बना के रख लिया उसको आप इनकम तो काउंट करते हो, प्रोडक्शन में उसको जीडीपी में काउंट करते हो, तो उस सामान में जो खर्चा हुआ है फिर उसका जो प्रपोर्शन उस सामान में खर्च हुआ हम उसको एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल, सेल्फ कंज्यूम आउटपुट बाई फार्मर, सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस, इस पे जो खर्चा होगा वो हम खर्चे में काउंट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में। ट्रांसफर इनकम पे अगर हमने इनकम मेथड में काउंट नहीं किया तो ट्रांसफर पेमेंट को चैरिटी, गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन खर्चा जब करेंगे तो वो भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा। इवन बेरोजगारी भत्ता भी काउंट नहीं होगा, फ्री में पैसा दिया गया इसलिए। डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल एसेट, शेयर डिबेंचर पे किया गया वो खर्चा काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई ब्रोकरेज, कोई कमीशन अगर खर्चा किया है वो नई इनकम है उसको काउंट नहीं, नया खर्चा है वो काउंट होगा। बाकी सेकेंड हैंड गुड्स पे किया गया हुआ कोई भी खर्चा काउंट नहीं किया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स वाज अकाउंटेड व्हेन दे आर परचेज न्यू, including expenditure on second goods would mean cutting off the same expenditure twice. तो आप counting the same expenditure twice. No fresh production take place in such a case. However, if any commission brokerage अगर कोई second goods पे दिया जा रहा है तो ये वो खर्चा काउंट होगा। कमीशन ब्रोकरेज हर जगह काउंट होगा, बाकी सेकेंड हैंड की चीजें काउंट नहीं होंगी, फाइनेंशियल एसेट्स काउंट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। देश में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, सर रेजिडेंट्स किसको कहते हैं? जो आम तौर पे हमारी कंट्री में ही रहते हैं, आम तौर पे साल भर से ज्यादा हमारी कंट्री में जो लोग जुड़ जाते हैं उनको रेजिडेंट बोलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रॉपर डेफिनेशन देता है कि वो किसको रेजिडेंट मानेगा, किसको नॉन रेजिडेंट मानेगा, क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं वो रेजिडेंट्स के लिए अलग है, नॉन रेजिडेंट्स के लिए अलग है। आप किसी जगह घूमने जाते हो तो रेजिडेंट्स के लिए अलग फीस लगती है, जो चार्जेस होते हैं, आप ताजमहल जाओ घूमने, रेजिडेंट्स के लिए अलग 200 रुपए है, तो नॉन रेजिडेंट्स के लिए 700-800 रुपए हो गया, 500-600 रुपए होगा, तो सबके लिए सरकार ने रूल अलग बना रखे हैं। तो भैया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है, कोर्ट में केस लड़ा जाता है कई बार कि भैया हम रेजिडेंट है नहीं रेजिडेंट है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको इतना डीपली इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना, यहां सिर्फ इतना जानो, नेशनल इनकम जितने भी टोटल देश के लोग हैं, जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनकी इनकम को ऐड किया जाता है। किनकी इनकम को ऐड किया जाता है? नॉर्मल है, मैं आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, छोटे बच्चे को नहीं लिया जाएगा, बूढ़े लोगों का नहीं लिया जाएगा, छोटे बच्चे बूढ़े नहीं कमाते। तो जो भी एज कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके पास जो इनकम है उनकी इनकम को ऐड करेंगे, वो हो गया आपका नेशनल इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं? कंट्री का वो एरिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, वो सारे एरिया का जो है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, और उससे जनरेट जो इनकम होती है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। यहां पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? आपने इंडिया का मैप देखा ही होगा, हमारा जो मानचित्र है, मैप है, उसके अंदर सारा एरिया हमारा है, प्लस पानी में भी हमारा 200 नॉटिकल माइल्स, NM, पानी में ना किलोमीटर नहीं होता, नॉटिकल माइल्स होता है, उसमें उसको मेजर करते हैं, वो एरिया हमारा है 200 नॉटिकल माइल्स तक। शिप और एयरक्राफ्ट, वो शिप जिसका मालिक इंडियन है, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर में 4 अलग अलग कंट्री में घूम रहा हो, लेकिन ये शिप हमारी ही इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। उसी तरीके से जहाज है, जहाज का मालिक इंडियन है, भले ये 4 अलग अलग देश में जा रहा है, इंडिया से नेपाल, नेपाल से दुबई, दुबई से साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये अभी भी हमारी ही टेरिटरी का पार्ट कहलाया जाएगा। उसके बाद फिशिंग वेसल और ऑयल रिग, जो इंटरनेशनल वाटर में ऑयल रिग बने होते हैं, पेट्रोल के कुएं बने होते हैं ना, पेट्रोल निकालने का कुआ, मछली पकड़ने का जो स्टेशन बनाते हैं, तो ये अगर मालिक इंडियन है तो ये इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट कहलाया जाएगा, इंटरनेशनल वाटर में भले ही हो। उसी तरीके से ध्यान समझना, एम्बेसीज, इंडिया की एम्बेसी चाहे रशिया में हो, चाइना में हो, फ्रांस में हो, इटली में हो, या फिर ब्राजील में हो, या फिर अमेरिका में हो, या फिर क्लास पाकिस्तान में हो, वो हमारी ही टेरिटरी का पार्ट है। बी केयरफुल, इंडियन एम्बेसी पूरे वर्ल्ड में जहां भी होगा, क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं करते? एम्बेसीज और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। बाहर चाइना की एम्बेसी इंडिया में है तो वो चाइना की टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। चाइना में जो इंडिया की एम्बेसी है वो हमारी है, हमारे यहाँ जो चाइना की एम्बेसी है वो चाइना का है। तो भैया बाहर कंट्री की जो भी एम्बेसी इंडिया के अंदर है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी वैसे ही होता है, और जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ऑफिशियल लोग होते हैं, तो वो भी हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं होते। अगर वो फॉरेन कंट्री का हमारे देश के अंदर कोई एरिया बनाया, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट वगैरह बनाया है,
वो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, ये सारी की सारी हमारे कंट्री के अंदर है, फिर भी ये हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। मतलब एम्बेसीज अपना अपना, मैं हमेशा लाइन यूज करता हूं, अगर आपने पढ़ा हो कभी मुझसे, तो एम्बेसीज अपना अपना है। तो मतलब अगर तुम्हारी एम्बेसीज हमारे देश में है तो तुम्हारा है, तुम्हारी एम्बेसी पूरे वर्ल्ड में जहां भी होगा वो तुम्हारा होगा, हमारी एम्बेसी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी होगी वो हमारी ही कहलाएगी। जीडीपी और वेलफेयर ध्यान से समझना बेटा, 10 नंबर में लगभग 4 नंबर तक का न्यूमेरिकल है और 6 नंबर तक की थ्योरी, और उसमें से कितनी सारी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अब एक एक करके न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। जीडीपी होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये फुल फॉर्म है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है? साल भर में हमारे देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, सुई से जहाज, जितना भी फाइनल गुड्स का जो बिल्कुल बनकर तैयार है, नॉट रॉ मेटल, आधा अधूरा नहीं, प्रोडक्शन हुआ है, उसकी जो वैल्यू है उसी को क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो कुल मिला के देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है तो इनकम भी जनरेट हो रही होगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा लोग प्रोडक्शन कर रहे होंगे, उनको इनकम उतनी ज्यादा मिलेगी, वो ज्यादा खर्चा करेंगे, सबका फायदा। देश के अंदर प्रोडक्शन होना बहुत अच्छी बात है, जीडीपी वही है कितना प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर। तो देश के अंदर अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये तो अच्छी बात है, देश का वेलफेयर बढ़ेगा, बिल्कुल कॉमन सी बात है। जिसे घर में 4 टाइम खाना बन रहा है मतलब घर की कंडीशन उनकी अच्छी है, जहां पे 2 वक्त खाना भी नहीं मिल रहा वहां कंडीशन खराब है। तो जीडीपी का बढ़ना देश के वेलफेयर को शो करता है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शन जहां पे देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन उससे देश का जो वेलफेयर है ना वो नहीं हो रहा। तो वो कौन से केसेस हैं जहां प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन देश का वेलफेयर नहीं हो रहा? सबसे पहला केसेस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन ये ज्यादा प्रोडक्शन अमीर ही कर रहे हैं, पुअर आर स्टिल पुअर। मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन, जो ज्यादा सामान बन रहा है उसका जो हिस्सा मिल रहा है लोगों को वो कुछ ही लोगों को मिल रहा है। ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं, ज्यादा घर बिक रहे हैं, ज्यादा आईफोन बिक रहे हैं, वो वही अमीर लोग हैं जिनके पास पहले एक घर एक गाड़ी एक आईफोन था, उन्होंने फिर से एक गाड़ी एक घर आईफोन और खरीद लिया, तो वो भैया क्या हो गया? कुछ ही लोगों को मिल रहा है। पुअर आर स्टिल पुअर, हंगर उसको पहले भी कुछ नहीं था, उसको अभी भी कुछ नहीं है। गरीब के पास एक घर पहले नहीं था, मेरे के पास एक था, मेरे के पास 2 4 5 हो गए, गरीब अभी भी गरीब है। सेकंड, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जब हम बात करते हैं जीडीपी, उसमें तीनों सेक्टर के समान आते हैं, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्चरी सेक्टर हो। उसके अंदर एग्रीकल्चर की चीजें भी आएंगी, फिशरीज भी आएंगी, माइनिंग भी आएगा, प्रोडक्शन भी आएगा और साथ में सर्विस भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो जीडीपी के अंदर जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जीडीपी बढ़ने का नतीजा क्या है? आर्म्स, हथियार, गोला बारूद, डिफेंस आइटम, डिफेंस सिस्टम, डिफेंस एक्सप्लोजिव, इन चीजों को खरीदा आपने, इन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाया। जब आप इन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो देश का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर क्या ये चीजें देश को भलाई वेलफेयर कर सकते हैं? नहीं। आपको स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी दे सकते हैं लेकिन गरीबी और भुखमरी को मिटा नहीं सकते ये चीजें। तो भैया ये हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। इन दोनों केसेस में जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन ये जीडीपी देश का वेलफेयर नहीं कर रहा। पहला, प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन का हिस्सा अभी भी अमीरों को मिल रहा है, तो गरीब देखो गरीब रह गए। और यहाँ पे क्या है? जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन किन चीजों की जीडीपी बढ़ रही है? खाने पीने की नहीं, कंज्यूमर गुड्स की नहीं, आर्म्स की, हथियारों की। अगला है बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। आज भी हमारी कंट्री में किसान खेतों में जो काम करते हैं उनको बदले में अनाज मिलता है, 4 बस्ता 8 बस्ता 20 बस्ता जो भी है अनाज XYZ वो मिलता है, उनको पैसे आज भी नहीं मिलते। तो भैया अब वो, हम मान लो मैं किसान हूं, मैं किसी खेत में 3 महीने काम किया और 10 बस्ता धान उन्होंने दे दिया, फिर गेहूं उन्होंने दे दिया, तो भैया अब इसको जीडीपी में कैसे रिकॉर्ड करोगे? कैसे रिकॉर्ड करोगे इस चीज को? ये ट्रांजैक्शन हुई नहीं, किसको पता चला क्या हुआ? कोई सेल परचेज नहीं हुई, कैसे रिकॉर्ड करोगे आप इसको? पुराने जमाने में लोग ऐसे ही करते थे, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, सामान के बदले सामान ले लिया, कोई मार्केट नहीं, कुछ नहीं, बहुत कम मार्केट्स हुआ करती थी। अगला है कुछ ऐसी चीजें, ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो जीडीपी में इंपैक्ट तो डालते हैं, डेफिनेटली डालते हैं, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। सो ये क्या हो गया? एक्सेप्शन टू द जीडीपी वेलफेयर। किसका एक्सेप्शन है? जीडीपी वेलफेयर का। जीडीपी वेलफेयर, जीडीपी बढ़ेगा देश का वेलफेयर बढ़ेगा, बट ये चारों एक्सेप्शन है जहां पे जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन देश का वेलफेयर नहीं हो रहा। अब मान लो किसी ने अच्छे से पार्क मेंटेन किया है ना, गार्डन पार्क मेंटेन किया, अच्छे से पौधे वौधे लगाए, अब उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है लेकिन कोई पे नहीं कर रहा, इसीलिए जीडीपी में रिकॉर्ड होगा नहीं।
अब गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, अच्छी बात है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, चिमनी से धुआं निकल रहा है, अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन गाड़ियां बिक रही हैं, जीडीपी में रिकॉर्ड किया जाएगा? हाँ जी किया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन उस गाड़ी से जो पॉल्यूशन हो रहा है और उससे लोगों का पॉकेट एक्सपेंस बढ़ रहा है, डॉक्टर के खर्चे ज्यादा लग रहे हैं, सैलरी का आधा हिस्सा डॉक्टर को चला जाता है, एज कम हो जा रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो, सॉरी एज नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो जा रही है, तो भैया उस सिचुएशन में वो तो एक बैड इंपैक्ट है, बट उसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कोई इंसान कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, लेकिन क्योंकि कोई इसके लिए पे नहीं कर रहा उसको, तो उसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किया था। उसी तरीके से कोई बैड इंपैक्ट है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उससे नुकसान हो रहा है, सबकी पॉकेट पे आएगा जब बीमार पड़ेंगे लोग, लेकिन इसको जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्लास ये जीडीपी का एक्सेप्शन है। इसका कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप बताओ ना? गाड़ियों का प्रोडक्शन रिकॉर्ड कर दिया, बट गाड़ियों से जो पॉल्यूशन होता है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं रिकॉर्ड कर पाते। तो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो जीडीपी में इंपैक्ट डालते हैं लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, सो शॉर्टकट में आप इसे याद कर लो, ABCDE, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और एक्सटर्नलिटीज में ये जो ई पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियल जीडीपी किसे कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं, और जब भी हम जीडीपी वेलफेयर में जीडीपी की बात करते हैं ये रियल जीडीपी होता है। हम जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहता हम हर जगह रियल जीडीपी की बात करते हैं। रियल जीडीपी होता क्या है? व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड at a base or constant year price is called real GDP। जब जीडीपी को बेस या कांस्टेंट ईयर प्राइस पे मेजर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। और जब जीडीपी को करंट ईयर प्राइस से मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ध्यान से समझना, सन 2010 और सन 2020, 2010 में जो प्राइस था वो था 5 रुपए, 2020 में जो प्राइस है वो है मान लो 10 रुपए, और जो क्वांटिटी बनाई है 2020 में वो बना है 200 यूनिट्स। तो अगर मैं इस 200 यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो 2000 है इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि आपने करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन इसी 200 क्वांटिटी को अगर आप पुराने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे 200 इंटू 5, 1000 रुपए, तो ये आएगा रियल जीडीपी। क्वांटिटी तो 200 ही है लेकिन पुराने प्राइस से, बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, कांस्टेंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, जो पुराना वाला कांस्टेंट ईयर है उससे कंपैरिजन करेंगे तो वो आ गया रियल जीडीपी, ये आ गया नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमेशा, मतलब हमेशा क्या, ज्यादातर ज्यादा ही होता है रियल जीडीपी से, क्योंकि वहां पे करंट ईयर का प्राइस हम मेजर कर रहे हैं और प्राइस हर चीज क्या होता है, बढ़ता है आमतौर पे। सो करंट ईयर प्राइस से आ गया नॉमिनल जीडीपी, बेस ईयर प्राइस से रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज द इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी ऑफ ए कंट्री। यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट है, 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्ट है। यहाँ पे क्लास जीडीपी को मेजर किया था विदाउट इफेक्ट ऑफ एनी इन्फ्लेशन। पुराना हमें कोई मतलब नहीं, आज 10 रुपए है, हम 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नॉमिनल जीडीपी है। ये ट्रू इंडिकेटर है, इसको बेस्ट माना जाता है, ट्रू माना जाता है वेलफेयर के लिए। भैया यहाँ तो तुमको लगेगा कि भैया ज्यादा है क्योंकि प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी तो वही है ना, तो इसको बेस्ट माना जाता है और ये ट्रू इंडिकेटर नहीं माना जाता जीडीपी एंड वेलफेयर में। तो जब भी जीडीपी एंड वेलफेयर में हम जीडीपी की बात करते हैं इसीलिए वो रियल जीडीपी की बात मानते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी होती है, उसको रियल को माना जाता है। सो रियल जीडीपी को हम बेटर कह सकते हैं नॉमिनल जीडीपी से। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, ध्यान समझना। अब ये जो रियल जीडीपी है और जो नॉमिनल जीडीपी है दोनों में डिफरेंस है। अब इन दोनों के डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द चेंज इन द एवरेज लेवल प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक्स अप जीडीपी। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट। एक्चुअली में प्राइस चेंज कितना हो रहा है, फिजिकल चेंज इन आउटपुट कितना हो रहा है, उसको मेजर करता है जीडीपी डिफ्लेटर। पेपर में बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि ये सवाल आ जाए छोटे छोटे। सो प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। आपको नॉमिनल या रियल में से कोई एक मिसिंग होगा, प्राइस इंडेक्स आप
प्राइस इंडेक्स को ही जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं, वो दिया होगा आपको, आपको एक चीज निकालनी पड़ेगी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, कई बार रियल को ऊपर कर देते हैं, नॉमिनल को नीचे कर देते हैं। आज के बाद किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ए बी सी डी पढ़ते हो ना, मतलब पढ़ते हो क्या, ए बी सी डी तो आता ही है, ए बी सी डी एफ जी चाहिए जे के एल एम एन, तो पहले जो आएगा वो ऊपर, फिर ओ पी क्यू आर, फिर वो नीचे आएगा आर, है ना, एन ऊपर नॉमिनल, आर नीचे, रियल इनटू 100। ये प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है। तीन में से दो चीज दिया होगा, कोई भी एक निकालना हो निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, NFIA होता क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे देश के कुछ लोग हैं जो बाहर कंट्री में काम करते हैं, बैठे बैठे वहां जाके, और वहां से जो इनकम आती है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। है लेबर्स की इनकम, फैक्टर की इनकम, काम करने वाले की इनकम बाहर से, फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन उसी तरीके से कुछ ऐसे लोग होते हैं बाहर के जो इंडिया में काम करते हैं और इंडिया से पैसों को बाहर ले जाते हैं, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर की इनकम जो अब्रॉड को चली गई, तो ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फीफा में से फीटा माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमने बाहर से कितना कमाया, हमने बाहर वालों को कितना दिया, माइनस करके आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये 20 है, ये 10 है, तो आंसर कितना है? +10। ये 20 है, ये हो गया 25, तो आंसर आएगा -5। NFIA माइनस में भी आ सकता है, अगर फीटा ज्यादा है फीफा से तो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, ये 0 भी हो सकता है। लाइक 10 आपको मिला, 10 आपने पे किया, तो इट कैन बी 0, कोई भी नंबर हो सकता है NFIA। इसकी कंपोनेंट क्या क्या है? पहला कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज से कॉम्पनसेशन आ रहा है, जो सैलरी वगैरह मिल रहा है वो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रहा है, रेंटल इनकम, एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो वो चीजें, और रिटेन अर्निंग यानी कि रिजर्व, टैक्स के बाद जो पैसा बचता है ना, डिविडेंड टैक्स के बाद, वो रिजर्व। ये तीन चीजें कौन कौन सी? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहली चीज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरी चीज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरी चीज रिटेन अर्निंग। हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। नाउ डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। कोई भी एसेट, कोई भी फिक्स एसेट, जब हम उसको कंटिन्यू यूज करते चले जाएंगे तो उसकी वैल्यू ग्रेजुअली कम होती चली जाएगी ड्यू टू इट्स यूज, पैसेज ऑफ टाइम, वियर एंड टियर, उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन असेट आग लग गई, चोरी हो गई, भूकंप आ गया, असेट धरती में दब गई, तो भैया वो क्या है? वो आपका कैपिटल लॉस है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये सारी चीजें जो आपको लग रहा है भाई इतना टाइम मशीन घिसेगी, लोगे पुरानी होगी तो वैल्यू कम होगी। लेकिन ये क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलामिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, इन सारी चीजों से एसेट की जो वैल्यू कम होती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। सो डेप्रिसिएशन क्या है? प्रोविजन फॉर लॉस। इसके लिए हम प्रोविजन बना देते हैं कि यार ठीक है, पहले से पैसे जोड़ के चलो, इसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन इसके लिए पैसे हम नहीं जोड़ पाते कि कल को चोरी हो जाएगी, आग लग जाएगी, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाता। समझ रहे हो बात को? ये तो भाई अचानक से हो गया। यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता, प्रोडक्शन चलता रहता है, डेप्रिसिएशन के पैसों से उसको रिपेयर करा लेते हैं एसेट को। लेकिन यहाँ पे एसेट ही गायब हो जाती है, तो यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? हैम्पर हो जाता है। ओके, अब ध्यान से अच्छे से समझना, न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ गया हूं। नेक्स्ट 30 मिनट्स अच्छे से न्यूमेरिकल करने हैं, तो ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात को समझना। बेसिक फॉर्मूले ऑफ कंजप्शन, यहां आ गया ग्रॉस, यहां आ गया नेट, एन से नेट खत्म, नेट एन से ही चालू, नेशनल, या आ गया डोमेस्टिक, या आ गया एमपी मार्केट प्राइस, या आ गया एफसी फैक्टर कॉस्ट। अच्छा देखो, अभी ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का जो दूसरा नाम है वो है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस करोगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, या फिर एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं उसको। अगर मैं कोई फिक्स एसेट 70 करोड़ की खरीद रहा हूं, वो 10 साल चलेगा, तो 7 करोड़ रुपए का क्या है? मेरा डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, एसेट की जो वैल्यू है वो अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितना यूज होगा, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, वो आपका डेप्रिसिएशन निकल आएगा। लाइक एसेट जो है वो 5.5 करोड़ की है कॉस्ट, जिसमें से 50 लाख रुपए मान लो
वो आपको कबाड़े में बिक के भी मिल जाएगा, असेट कबाड़े में बिकेगा 50 लाख का तभी भी बिक जाएगा, और यहाँ पे आपका 10 साल चलेगा, तो 5 करोड़ बचा, तो 50 लाख रुपए हर साल का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। इसका दूसरा नाम है एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर इसको कहते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप, नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप। नेशनल क्या होता है? हमारा जो मैप है वो सारा का सारा एरिया जो हमारे मैप के अंदर है वो सारा हमारा है, प्लस फॉरेन कंट्री में भी हमारा कुछ कुछ एरिया, एम्बेसीज हैं, वो सब हमारा है। तो नेशनल के अंदर वो एरिया भी कवर होता है। तो डोमेस्टिक छोटा है, जैसे ग्रॉस बड़ा है, नेशनल छोटा है। आमतौर पे नेशनल बड़ा है और नेट छोटा है, ग्रॉस बड़ा नेट छोटा, नेशनल बड़ा डोमेस्टिक छोटा, एमपी बड़ा और फैक्टर कॉस्ट छोटा इन जनरल। बट हाँ एक्सेप्शन है, आमतौर पे नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा होता है, क्योंकि और नेशनल और डोमेस्टिक का जो गैप है वो क्या है, एनएफआईए। ग्रॉस और नेट का जो गैप है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस के अंदर होता है डेप्रिसिएशन, घटा देते हैं डेप्रिसिएशन तो नेट बन जाता है, भाई नेट इतना है सब कुछ काट कूट के, ठीक है। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस करोगे क्या, एनएफआईए। डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस करोगे क्या, एनएफआईए प्लस कर दोगे। एनएफआईए क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। फीफा क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जहां पे पेपर में आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ जाए, समझ जाना वहां पे फिगर जो भी होगा, प्लस का 5 है तो उसे माइनस समझना, माइनस का 5 है तो उसे प्लस समझना, टू अब्रॉड है यानी कि साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। मार्केट और हाँ एक बात और ध्यान रखना, आमतौर पे नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक से, उस सिचुएशन में एनएफआईए पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर डोमेस्टिक बड़ा है और नेशनल छोटा है, उस सिचुएशन में एनएफआईए नेगेटिव मिलेगा। और अगर एनएफआईए नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, फीटा बड़ा है और फीफा छोटा है, तभी तो एनएफआई नेगेटिव जाएगा। जब ये 5 होगा, ये 4 होगा तो ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर ये 5 है, ये 6 है, तो ये अब तब क्या आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, नेगेटिव का 1, ठीक है। एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस करोगे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। एमपी मतलब मार्केट का प्राइस, एफसी मतलब जो आपकी लागत लगी है। अब एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको पता है जो जीएसटी है वो आता है, एक इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी आता है। जीएसटी अलग है, इंपोर्ट ड्यूटी अलग है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी को जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया, बहुत सारे टैक्सेस अभी जीएसटी के अंदर मर्ज नहीं किए गए। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आमतौर पर जीएसटी आता है और इंपोर्ट ड्यूटी आती है, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी, इसको एक्सपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। माइनस सब्सिडीज, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, वो सब्सिडीज है। और एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आप सवाल बना पाओगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है और ध्यान से अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना, मैं यहीं पे इसका आंसर निकालता हूं, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट एनडीपीएफसी, तो हमें निकालना क्या है, एनडीपीएफसी, और गिवन क्या है, जीएनपीएमपी। अब एक बात ध्यान रखना, जो नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स है उसमें जीडीपीएमपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीडीपीएफसी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपीएमपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपीएफसी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और उसके बाद एनएनपीएमपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपीएफसी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपीएमपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपीएफसी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। जी और एन, पहला लेटर जो है या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा। जैसे यहां निकालना क्या है, एनडीपी, तो पहला नेट हो गया, पहला ग्रॉस हो गया, पहला नेट हो गया, ठीक है। दूसरा या तो डोमेस्टिक हो गया तो नेशनल होगा, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक, यहाँ नेशनल, यहाँ पे नेशनल। तीसरा प्रोडक्ट है पी, पी फॉर तो हमेशा एक ही चीज होती है, क्या, प्रोडक्ट, राइट। तो जैसे हमें निकालना क्या है, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और गिवन क्या है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहला लेटर ग्रॉस हो या नेट होगा, और दूसरा या तो नेशनल या डोमेस्टिक, एन से नेशनल और पी से प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम जो हमें निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो गिवन है वो राइट हैंड साइड। ध्यान से समझना,
अगर ये कन्वर्जन नहीं आया तो नेशनल इनकम तो वैसे भी न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, थ्योरी हो पाएगी बस आपसे। तो हमें निकालना क्या है, जीएनपी एमपी, गिवन क्या है एनडीपी एफसी, हमें गिवन क्या है एनडीपी एफसी, सॉरी उल्टा बोल दी, गिवन क्या है जीएनपी एमपी, निकालना क्या है एनडीपी एफसी। क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की तरह, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, बताओ पढ़ा है ना आपने, ग्रॉस से नेट में, से यहां से निकलो, नेट में ग्रॉस बड़ा है, माइनस करोगे डेप्रीशिएशन तो ही तो बनेगा नेट। अगला नेशनल से डोमेस्टिक में, नेशनल कौन है बड़ा, डोमेस्टिक छोटा, नेशनल से डोमेस्टिक में माइनस एनएफआई, ये देखो आपने लिखा ना, सीखा ना, नेशनल से डोमेस्टिक में माइनस करोगे एनएफआई, ठीक है। अब पीपी तो हमेशा सेम ही मिलेगा, एमपी से एफसी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर्मूला बनाना सच में बहुत आसान है, जो मैंने फॉर्मूला बताया ना 3 पॉइंट कन्वर्जन का, बेसिक कन्वर्जन, उससे बन जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल में अच्छे से पढ़ के वैल्यू पुट करना। जीएनपी एमपी है 200 रुपए, डिप्रीशिएशन है 10 रुपीज का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, यहां पे देखो माइनस का साइन है तो देखो ये माइनस का साइन मैंने यहां पे लगा दिया, लेकिन जो फिगर है ना वो भी माइनस में है। अगर आप देखोगे जो फिगर है ना वो भी माइनस है, तो यहां लिखो माइनस का 4, माइनस नेट इनटैक्स। अगर नेट इनटैक्स नहीं है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर नहीं है तो, अगर मान लो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, फिर तुम्हें किसी और चीज को नहीं देखना, ना तुम्हें आईटी को देखना है, ना तुम्हें सब्सिडी को देखना है, कुछ नहीं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया होता तो मैं सीधा लिख देता, यहाँ पे नहीं दिया तो मैं करूंगा इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी घटाऊंगा। अब जो चीज इसमें से नहीं दी होगी, अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दी होती तो उसको जीरो मानते, अगर सब्सिडी नहीं दी होती उसको भी जीरो मान लेते, जो नहीं गिवन होता उसको हम जीरो मानते। तो देखो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो 200 माइनस 10 आएगा 190, ये माइनस माइनस का हो गया प्लस का 4, 194, और ये 20 में से 4 16 आएगा माइनस का 16, तो 194 माइनस कर दोगे 16 तो आपका आंसर आ जाएगा 194 माइनस 16 इट्स 178, और आंसर सारा करोड़ में आएगा 170 करोड़, ये आपका हो गया आंसर। तो आपका निकल क्या गया एनडीपीएफसी। अच्छा दूसरा क्या निकालना है एनएनपीएफसी, आपको निकालना क्या है एनएनपीएफसी, और मैं आपको बता दूं एनएनपीएफसी को ही क्या कहते हैं नेशनल इनकम, और एनडीपीएफसी को ही क्या कहते हैं याद रखना डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम। अच्छा गिवन क्या है आपके पास, आपको निकालना तो एनएनपीएफसी है सेकंड चीज, और गिवन क्या है, दो चीजें गिवन है, एक तो जीएनपी एमपी गिवन है 200 रुपए का, पहला आपको जीएनपी एमपी गिवन है, जीएनपी एमपी कितना गिवन है 200 का, पहली चीज, और दूसरी एनडीपीएफसी जो है वो आपको गिवन है कितना 178 करोड़ का, आपके पास एनडीपीएफसी गिवन है 178 करोड़ का। तो आप किसी के भी हेल्प से निकाल सकते हो, मैं एनडीपीएफसी की हेल्प से निकालूंगा, वो मुझे आसान पड़ेगा, ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इसी चीज को ना यहाँ पे एनडीपीएफसी ना रख के जीएनपी एमपी रख के करके देखना, आंसर सेम आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर सेम आएगा 178। एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए डोमेस्टिक छोटा है नेशनल बड़ा है, छोटे में ऐड करेंगे एनएफआईए, पीपी सेम है, एफसी सेम है, एनएफआईए कितना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 4, तो ये हो गया 174, ये आ गया आंसर। आप यहाँ पे जो दूसरा गिवन कंपोनेंट है उसको रख के भी निकाल के देखोगे तो आएगा 174। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन के, ये आपको आएगा तभी आप आगे चल के कुछ भी कैलकुलेशन और कर पाओगे, ये नहीं आएगा तो आप कुछ भी और नहीं कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं मेथड्स पे। तो हमारे पास 3 मेथड है, मैं तीनों मेथड के फॉर्मूले आपको अच्छे से समझाता हूं, फिर इनके हम एक एक करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं या प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। प्रोडक्शन मेथड से निकलता क्या है जीवीएएमपी, इसी को जीडीपीएमपी भी कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स के अंदर दो तरह की सेल्स होती है, देश के अंदर बेचा है तो डोमेस्टिक सेल्स, देश के बाहर बेचा है तो एक्सपोर्ट। तो सेल्स का मतलब है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट का प्लस, तो कल को तुम्हें सेल्स भी दे देगा
और एक्सपोर्ट भी दे देगा। तो एक्सपोर्ट को मत लेना, क्योंकि सेल्स के अंदर ही दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। सेल्स का मतलब है कंप्लीट सेल्स, देश के अंदर जो बेचा वो भी, देश के बाहर जो बेचा वो भी। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या होता है, अच्छे से लिख लेना अगर कोई डाउट हो तो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सो ये सारी चीजें, और परचेज के अंदर भी फिर दो ही चीजें आती हैं, एक तो इंपोर्ट्स आपने बाहर से खरीदी, एक देश के अंदर से खरीदी, डोमेस्टिक परचेज। तो अगर आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है फिर तो उस दोनों को इंक्लूड कर रखा है इसके अंदर, नहीं दिया तो इंपोर्ट भी लोगे, डोमेस्टिक परचेज भी लिखा हुआ ना। डोमेस्टिक परचेज, परचेज फ्रॉम इंडिया है ना, परचेज बाई रेजिडेंट्स तो वो डोमेस्टिक परचेज है, परचेज बाई नॉन रेजिडेंट्स तो वो इंपोर्ट है ना, वो सारा। नहीं, परचेज बाई रेजिडेंट्स इन अब्रॉड, रेजिडेंट्स ने बाहर से खरीदी तो अब ये आएगा क्लास इंपोर्ट। डोमेस्टिक परचेज देश से खरीदा, और इंपोर्ट मतलब हमने बाहर से खरीदा, ठीक है। अगर हमने बेचा बाहर वालों को तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और सेल्स प्लस चेंज स्टॉक दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके क्या आता है, वीओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। सेल्स का फॉर्मूला डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, चेंज स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज स्टॉक को एडिशन टू स्टॉक भी कह सकते हैं, कि जो स्टॉक ऐड हुआ है, इंक्रीज स्टॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज स्टॉक बोलेंगे तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, ओके। चेंज स्टॉक मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा, चेंज स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेल्स का फॉर्मूला क्या है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अगर तुम्हें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया गया है तो उसको तुम लोग ऐड करोगे सेल्स के अंदर, लिख लो अच्छे से। और ध्यान रखना, अगर तुमको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया गया है, यानी तुमने प्रोडक्शन किया है अपने लिए, खुद कंज्यूम करने के लिए, तो भैया उसकी वैल्यू को तुम्हें सेल्स में ऐड करना है। परचेज ऑफ फाइनल गुड्स लाइक मशीनरीज नॉट टू बी इंक्लूड इन द इंटरमीडिएट कॉस्ट। परचेजेस तो होंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन में, लेकिन किसका परचेज, रॉ मटेरियल का। मशीनरीज नॉट अ रॉ मटेरियल, मशीनरीज अ फाइनल गुड, ठीक है। इफ सेल्स यूनिट इज गिवन देन मल्टीप्लाई द प्राइस पर यूनिट टू फाइंड सेल्स अमाउंट। ऑब्वियसली कहीं अगर ये लिखा होगा कि 4000 यूनिट्स को बेचा गया है, एक यूनिट की कीमत जो है वो 10 रुपए है, तो ऑब्वियसली सेल्स का जो अमाउंट निकल कर आएगा 4000 इंटू 10, 40,000। तो सेल्स का जो अमाउंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 40,000 का अमाउंट निकल कर आ जाएगा, टोटल सेल 40,000 की, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, अच्छे से बनाते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज इन द प्रोडक्शन यूनिट, तो प्रोडक्शन यूनिट में उसको यूज किया जा रहा है, वो फाइनल गुड्स है। भैया मशीन अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में भी यूज करते हो ना, तो भी वो है तो फाइनल गुड्स ही ना। सेल्स कितनी हुई है, 200 आपको निकालने के, NVAFC। तो आप लिखोगे पेपर में क्या लिखोगे, बाई यूजिंग प्रोडक्शन मेथड। ध्यान रखना, हर मेथड को जब आप यूज करोगे ना तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। तो बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड क्या निकलेगा, प्रोडक्शन मेथड से GVAMP। क्वेश्चन कह रहा है NVA, तो वैल्यू एडेड के फॉर्म में चीजें पूछी जा रही हैं, तो मैं वैल्यू एडेड के फॉर्म में चीजों को निकालूंगा। अगर ये क्वेश्चन कहता कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक, कुछ भी पूछता तो मैं फिर यहाँ GDP लिखता। VA को हम DPB लिख सकते हैं, आप अभी इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो GVMP क्या, सेल्स, सेल्स कितनी है 200। पहले फॉर्मूला पूरा लिखना, पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद फिर कंप्यूटेशन करना। मैं अभी शॉर्टकट कर रहा हूं, आप पेपर में नहीं करना, ध्यान रखना। तो सेल्स क्या हो गई 200, एक्सपोर्ट मत लेना, सेल्स है तो ठीक है। अब सेल्स के बाद क्या होगा, प्लस चेंज स्टॉक, ऑलरेडी चेंज स्टॉक दे रखा है, वो कितना है 10 है। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है 90, तो 210 हो गया, माइनस कर देंगे 90, इट्स 120। ये आ गया आपका GVAMP। हमें निकालना क्या है NVAFC, गिवन क्या है GVAMP, इसीलिए VV से रखा था कि ना ये कंपैरिजन हो सके। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, VA से में कुछ नहीं करना, MP से FC, ऐसे MP से FC जाने के लिए, MP बड़ा FC छोटा, माइनस करोगे NIT। तो GVMP कितना है 120। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है आपको, डेप्रिसिएशन दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है, कंजप्शन ऑफ कैपिटल दे रखा है। मशीनरी खरीदी, प्रोडक्शन यूनिट द्वारा जो सेल्स है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये है GST स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया 120,
ठीक है, ये होगा 0, डेप्रिसिएशन है ही नहीं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी। भैया देखो आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है 12, जब तुमको ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है तो तुम्हें जीएसटी को नहीं देखना, ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है तो तुमको जीएसटी को देखने की जरूरत नहीं है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वही कितना आपका 12 है, और माइनस सब्सिडी, सब्सिडी 0। भाई एनआईटी नहीं दिया तो आईटी माइनस सब्सिडी, आईटी कितना है 12, सब्सिडी नहीं गिवन है 0, तो 120 और ये हो गया माइनस का 12, इट्स 108। तो आंसर कितना आ गया? 108 करोड़। जो फिगर सारे करोड़ में है तो आंसर आ गया 108 करोड़। ये आ गया एनवीएफसी। पहले आपने जीवीएमपी निकाला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक 10 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 90, इट्स आ गया 120। अब जो एनवीएफसी है वो जीवीएमपी से निकाल लोगे। जीवीएमपी आपने देखो यहाँ निकाल रखा है 120, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन को मान लो 0, और माइनस करोगे एनआईटी, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स 12 है, सब्सिडी नहीं है तो 0। आगे आपको 108 करोड़। 3 से 4 नंबर में आता है सवाल ये। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको सेल्स निकालनी है, सेल्स आपको ना फाइंड आउट करना है। तो आप सेल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड लगाओगे बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, और प्रोडक्शन मेथड से निकलता क्या है? जीवीएएमपी, और यहां क्या गिवन है? एनवीएएफसी। जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब यहां पे सेल्स हमें निकालनी ही है, नहीं पता कितनी सेल्स है। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 600 में से 100 गया तो 500 आएगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ये रहा 3200। अगर हमें किसी तरीके से जीवीएमपी मिल जाए तो कहानी सेट है हमारी। तो हमें गिवन क्या है? एनवीएएफसी। तो हमें काम करते हैं ना, कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्जन तो आता ही है। एनवीएएफसी हमें दे रखा है और हमें चाहिए क्या? जीवीएम। जो चाहिए वो लेफ्ट, जो दे रखा है राइट, क्लॉकवाइज चलो। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए नेट छोटा है प्लस डेप्रिसिएशन, वीए सेम है। एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस होना है, एफसी छोटा है एमपी बड़ा। तो एनवीएफसी कितना है? 4000 है। डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन बोलते हैं 700, प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो कहीं भी इसके अंदर नहीं दिया। अगर नहीं दिया तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ कहीं भी नहीं है, प्रॉफिट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। सब्सिडी कितना है? 400। तो ऐसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4700, तो ये हो गया माइनस 400 हो गया, तो 4300 आपका आंसर आ गया जीवीएमपी। अब जीवीएमपी को यहां रख दो। अब आप सॉल्व करो इसको, 600 में से 100 गया तो 500, माइनस करोगे 3200, ये है सेल्स, प्लस ये आ गया 4300। अब सबको इधर भेज दो, 4300 में से माइनस कर दोगे 500, 43 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये चेंज स्टॉक प्लस में है ना 500, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 500 हो जाएगा, और ये 3200 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। सॉल्व करके 7000 रुपए का आंसर आ गया, 7000 करोड़ रुपए का आंसर आ गया सेल्स। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाया, आपको जीडीपीएमपी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपने एनवीएफसी क्यों दिया गया है? आपको क्वेश्चन में क्यों दिया है एनवीएफसी? ताकि आप इससे कन्वर्ट करके जीवीएमपी निकालो, फिर उसका जो फॉर्मूला है वो पुट करके सेल्स हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ भी निकाल सकते हो आप सॉरी, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड है इनकम मेथड। क्या निकलता है इनकम मेथड से? एनडीपीएफसी। क्या निकलेगा इनकम मेथड से? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। जैसे नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी बोलते हैं ना, डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी। ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की जो इनकम है वो है। इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहते हैं, और फैक्टर पेमेंट मेथड भी इसको कहते हैं। अब एनडीपीएफसी में ना आपको सिर्फ 3 चीजें ऐड करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको रिवीजन करा देता हूं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, और मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। ध्यान रखना है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहा जाता है। तो सबसे पहला आइटम ढूंढोगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इसके 2 सब पार्ट हैं। नहीं मिला तो, नहीं मिला तो, ऐसे नहीं। वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर
कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी या सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना सैलरी में, जो पीएफ वगैरह का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, सोसाइटी के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो अगर ये नहीं दिया तो आप इन दोनों को लोगे, फिर रेंट लोगे, नहीं दिया जीरो, रॉयल्टी लोगे, नहीं दिया जीरो, इंटरेस्ट लोगे, नहीं दिया जीरो, प्रॉफिट्स अगर आपको नहीं दिया, प्रॉफिट के 3 पार्ट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये रिटेन अर्निंग है, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। पहला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ही रिटेन अर्निंग बोलते हैं, यानी कि अकाउंट्स में इसको रिजर्व बोलते हैं, जो बांटा नहीं, बचा लिया। डिविडेंड जो पब्लिक को बांटना होता है, और ये टैक्स हो गया, टैक्स ऑन प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ध्यान रखना, कॉर्पोरेट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, कहीं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ले लो, ये डायरेक्ट टैक्स है। और मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है, मैं खुद मालिक हूं बिजनेस का और अपने ही बिजनेस से मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, दैट इज मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। आप इन तीनों कंपोनेंट को ऐड कर दोगे, एनडीपीएफसी आएगा, और एक बार आपको एनडीपीएफसी मिल गया, फिर जिसमें चाहे आप उसमें कन्वर्जन कर सकते हो। बी केयरफुल, ध्यान से समझना, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो पॉइंट नंबर 2 इग्नोर कर देना, इफ ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन इन क्वेश्चन, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछता है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, तो या तो आप इन चारों को ऐड करके निकाल लोगे ऑपरेटिंग सरप्लस, या फिर ये इनकम मेथड लगाओगे, एनडीपीएफसी गिवन होगा, उसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन होगा, ये सारी चीजें कुछ गिवन हो चाहे ना हो, आप इन सबको इग्नोर करके ऑपरेटिंग सरप्लस लिख लेना, ये गिवन होगा, नहीं होगा गिवन तो फिर इसको जीरो मान लेना, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। यानी या तो फॉर्मूले से आएगा या तो चारों को जोड़ के आएगा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, चारों को जोड़ के क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन 4 है, आपको निकालना क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। अब यहाँ पे बोला नहीं है मेथड कौन सा, लेकिन देख के ही लग रहा है मुझे इनकम मेथड लगेगा, तो आप क्वेश्चन लिखो बाय यूजिंग इनकम मेथड एनडीपीएफसी। सबसे पहले क्या रहना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे कहीं भी नहीं दिया गया है, अगर नहीं दिया गया है तो इसके 2 पार्ट लोगे, सामने फॉर्मूला लिख लिख के करना, पहले या तो पहले फॉर्मूला लिख लेना, फिर सीधे कंप्यूट कर देना। वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भाई एम्प्लॉयर्स, ये 100, ठीक है, तो भाई ये 2 चीजें आपने ले ली। उसके बाद रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कहीं भी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया गया है तो हम रेंट लेंगे इसके अंदर 300 का, रॉयल्टी लेंगे इसके अंदर, नहीं दिया गया है तो 0, इंटरेस्ट लेंगे इसके अंदर, कितना इंटरेस्ट है 400, और जो प्रॉफिट है वो आपको नहीं दिया गया है, तो प्रॉफिट के 3 पार्ट है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 310, इन तीनों को ऐड किया 310, ठीक है, तो ये आ गया आपका रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, और फिर मिक्स इनकम लेना है। अब इस क्वेश्चन में ना मिक्स इनकम भी नहीं दिया हुआ है, तो मिक्स इनकम को भी क्या मान लो आप, 0 मान लो, जो नहीं दिया। तो ये हो गया 1100, 1100 प्लस 300, 1400 प्लस 400 प्लस 310, इट्स 2110, 2110 आ गया आपका एनडीपीएफसी। पूछा क्या है, एनएनपीएमपी पूछा है, पूछा क्या है, एनएनपीएमपी, गिवन क्या है, एनडीपीएफसी। एन से एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करोगे, प्लस एनएफआई, डोमेस्टिक छोटा है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआई है, एफसी से एमपी में आने के लिए क्या करोगे, प्लस कर दोगे एनआईटी। तो एनडीपीएफसी आ गया 2110, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, नेट फैक्टर इनकम 2, अच्छे से पढ़ना, 2 पढ़ते ही साइन चेंज, ये माइनस का 20 नहीं लिखा है, ये प्लस का 20 लिखा है, ठीक है, प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो एज इट इज गिवन है 80। तो जहां पे नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड आ जाए ना, तो बी केयरफुल, एक एक टॉप नोच क्वेश्चन मैं तुम्हें रिवीजन करा रहा हूं, तो ध्यान से समझना। 2210 आपका आंसर आ गया, 2210 लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लोगे, कोई गलती इसमें नहीं होगी, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब देखो यहाँ पे आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे देख रहे हो इनकम मेथड का आइटम गिवन है, इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी, इनकम मेथड से क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी, यानी कि सबसे पहले लोग एक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो दे रखा है, अगर तुमको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है तो वेजेस वगैरह नहीं देखना आपको, फिर आपको लेना ऑपरेटिंग सरप्लस, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, बहुत अच्छी बात है 5000, फिर लेना मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। मुझे अब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट से ना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, जो कि बहुत कम गिवन होता है, बट अगर गिवन है तो फिर मजे आ गए आपके।
तो ये आंसर आ गया 34,400, ये आ गया आपका एनडीपीएफसी। पूछा क्या है, नेशनल इनकम क्या कहते हैं, एनएनपीएफसी। गिवन क्या है, एनडीपीएफसी, ये तो गिवन है, हमें ये निकालना है। एन से एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस एनएफआई है, बाकी सब सेम है, एफ से एफसी सेम है। तो ये आ गया 34,400 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हो गया 300, तो प्लस कर दोगे 300, और हमें कुछ चीज लेने की जरूरत ही नहीं है, तो बस सीधा सीधा आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया 34,700, लिख लो। तो ये I'm sorry, ये इनकम मेथड के क्वेश्चन हो गए हमारे खत्म। तो आई होप आपको इनकम मेथड में किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं आएगी। ये हमारा इनकम मेथड हो गया डन। नाउ मूविंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम डिस्पोजल मेथड। अब इस मेथड से निकलता क्या है, जीडीपीएमपी। आपको 4 चीजों को बस ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या इसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दिया रहेगा इसी नाम से, नहीं तो जीरो। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा गलती अगर कहीं होती है तो इसी में होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। अगर ये दिया है तो ठीक है, अगर ये नहीं दिया है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब सब पार्ट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब मेन पार्ट। फिर इसमें दूसरी चीज क्या है, चेंज इन स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 पार्ट हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक। अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो चेंज स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, और अगर चेंज स्टॉक माइनस में है तो भाई मान लो ये है 10 और ये है माइनस का 1, तो भाई ये आ जाएगा 9। तो क्या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन छोटा हो सकता है? हाँ। क्या बड़ा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो 10 है, बड़ा है, और छोटा भी हो सकता है। ये 9 है तो ये 7 + 2 छोटा हो सकता है। अगर चेंज इन स्टॉक प्लस है, पॉजिटिव है, तो ये फिक्स्ड वाला छोटा होगा, नेगेटिव है तो फिक्स्ड वाला बड़ा हो जाएगा। बट फिक्स्ड वाला सब पार्ट है, तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में फिक्स लिखा हुआ आ जाए तो भैया फिर उसमें चेंज स्टॉक भी ऐड करोगे। जैसे इनकम मेथड में हमने किया, तो इनकम मेथड में अगर आपको वेजेस सैलरी मिल जाए और ये ना गिवन हो तो भैया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी ऐड करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन है फिर तो जीरो, चेंज स्टॉक नहीं गिवन है फिर तो जीरो। ओके, फिर तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आएगा। सर अगर नेट इंपोर्ट दिया हो तो भैया साइन को चेंज कर देना, खत्म बात। प्लस का 5 है तो माइनस का 5 मान के चलना, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 मान के चलना। क्योंकि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में भी साइन चेंज करते हैं, तो नेट इंपोर्ट दे देगा अगर, तो उल्टी बात कर रहा है, साइन को चेंज कर देना। और खाली एक्सपोर्ट खाली इंपोर्ट दिया है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे जो भी आए, और नेट एक्सपोर्ट दिया है तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। ओके, नेट इंपोर्ट साइन चेंज, नेट एक्सपोर्ट प्लस करोगे। इन चारों को ऐड करेंगे तो आएगा एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी। फिर जीडीपीएमपी को जिसमें चाहो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, अब यहां पे एक बात समझना, मैंने क्या बताया आपको? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक। लेकिन कभी अगर ना ये ग्रॉस की जगह नेट दे देगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इस नेट में डेप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कई बार ना डोमेस्टिक वर्ड का यूज नहीं करते, वो सीधे दे देगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही मानना उसको। जहां पे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी खाली दे देगा उसको भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मानना। अच्छा, एक चीज और है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो जहां नेट है उसको हटाने के लिए क्या ऐड करोगे? डेप्रिसिएशन। और फिक्स को हटाने के लिए अभी बताया था, फिक्स को हटाने के लिए ऐड करो चेंज स्टॉक। तो जब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप ऐड करोगे तो क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में डेप भी ऐड करोगे, चेंज स्टॉक भी ऐड करोगे, तब जाके आएगा आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो आपको फॉर्मूले में चाहिए, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक ही बात है, इसी से निकला है, इसी फॉर्मूले से निकला। नेट को इधर भेज दो तो आंसर क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में से नेट घटाओ, आ गया डेप्रिसिएशन। अच्छा, ग्रॉस
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको निकालना है तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, आप इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इसके अंदर आप चेंज स्टॉक ऐड कर दोगे फिर से, तो इसके बाद चेंज स्टॉक ऐड कर दोगे तो जो मिलेगा आपको, इन तीनों को ऐड करोगे तो मिलेगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें चेंज स्टॉक ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं जरा इनके फॉर्मूले पे। आपको निकालना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब जीडीपी एट एफसी आपको निकालना है। कोई भी कंपोनेंट गिवन नहीं है तो बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड आप लिखोगे ना, बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप फॉर्मूला जरूर लिख लें ऊपर पहले, तो ये आपका ऐड हो गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, नेट लिखा है तो डेप्रिसिएशन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है ना, डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलना चालू कर दो, नहीं तो पता चले सर डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो यही डेप्रिसिएशन होता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट वो है माइनस का 30, तो ये हो गया 800 प्लस 450 1250 प्लस 200 माइनस का 30, इट्स 1420, ठीक है। आपको निकालना क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या है एमपी है, तो आपको चाहिए क्या, जीडीपी एफसी, गिवन क्या है जीडीपी एमपी, जीडीपी सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, तो ये हो गया 1420 माइनस एनआईटी, नेट इंडायरेक्ट टैक्स, नेट इंडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया 120, तो आपका आंसर आ गया 1300 करोड़, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड है, और आप अगर कोई भी क्वेश्चन करते हो दोनों मेथड से आपको आंसर सेम मिलेगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों मेथड से आपको आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान से समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझो। आपको ऑलरेडी गिवन क्या है, जीडीपी एमपी, अगर ये नहीं होता तो हम पता क्या करते, हम कुछ और निकाल लेते, कुछ और गिवन होता हम कन्वर्ट करके निकाल लेते। तो जीडीपी एमपी गिवन है, जिसका फॉर्मूला है सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आप पहले फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिख के करना, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर हमें क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन मैं इसलिए लिखूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 200 में से 300 गया तो माइनस का 100, ठीक है, ये ऐसे कर लो, चलो ठीक है, और प्लस करोगे नेट एक्सपोर्ट, तो ये नेट एक्सपोर्ट माइनस का 50 है, प्लस करना था बट फिगर माइनस का, तो क्या करें। सर आपने खाली से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं लिखा, अगर मैं लिखता तो वो निकल जाता, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं ना, हमारा आंसर क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिर एक और स्टेप करना पड़ता, तो मैंने एक ही स्टेप में चिपका दिया इसको, जो कि ठीक है। और जो जीडीपी एमपी है वो हमें गिवन है, जीडीपी एमपी गिवन है, कुछ और होता तो कुछ और कन्वर्ट कर लेते, तो ये हो गया 1000 प्लस ये हो गया 1500, ये हो गया 1500 इधर आ गया, प्लस करोगे 200 17 माइनस करोगे 300, ये माइनस का है, फिर माइनस का 50 भी अगेन 1350, तो ये 1350 हो गया, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इधर भेज देना, पेपर में शॉर्टकट मत मारना, पूरा ही लिखना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पूछा है, तो ये आ गया आपका 1150। अब इस 1150 में चेंज स्टॉक ऐड कर दोगे, जो कि कितने का है, माइनस का 100, तो ये 1250 आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। बताओ जरा कोई दिक्कत परेशानी है यहां तक, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये हो गया ना, ये हो गया 1500 ये हो गया माइनस का, मतलब कुल मिला के ना माइनस का 100 है, माइनस का जो है वो 100 है कुल मिला के, यहाँ पे देखोगे ना माइनस का 100 है, जो चेंज स्टॉक है वो माइनस का 100 है, 1100, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ गया वो आ गया आपका टोटल कितना, 1150 1150, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट जीएनपी एमपी बाय इनकम। आप दोनों मेथड से निकालना, आंसर सेम आना चाहिए, तो समझ लो सही है। हमें निकालना क्या है, जीएनपी एमपी।
तो देखो सबसे पहले इनकम मेथड से निकालते हैं, फिर एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं, ठीक है, और आंसर सेम आना चाहिए। तो आप बाय यूजिंग इनकम मेथड क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी। अब इनकम मेथड में हम क्या क्या लेते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ढूंढो, आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है कहीं, ढूंढो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नहीं दिया गया है तो आप लोगे वेजेस सैलरी है ना 520, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 100, तो 620 हो गया है ना। आप लिख लेना पेपर में अलग अलग, पर मैं यहाँ पे एक साथ लिख रहा हूँ 620। फिर रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट है 60, रॉयल्टी ढूंढो, रेंट कितना है आपका 60 हो गया ना, और रॉयल्टी कितना हो गया, रॉयल्टी इस क्वेश्चन के अंदर देखो रेंट तो हो गया 60, रॉयल्टी कितना हो गया, रॉयल्टी इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इंटरेस्ट ढूंढो कितना है, इंटरेस्ट, अरे ऑपरेटिंग सरप्लस दे तो रखा है 190, कुछ मत लो भाई, सीधे 190 ले लो। लास्ट में मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड ले लो, दे रखा है मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दिया गया है, उसको आप जीरो मान लो। दोनों से आंसर अगर सेम आ गया तो समझ लो हमारा क्वेश्चन सही है। 810 क्या आ गया, एनडीपीएफसी। पर हमें क्या चाहिए, जीएनपीएमपी, हमें चाहिए जीएनपीएमपी, है ना, हमें ये चाहिए। हमें गिवन क्या है, एनडीपीएफसी। हमने भी मेथड लगाया इनकम मेथड, एनडीपीएफसी आ गया हमारे पास। एनडीपीएफसी से जीएनपीएमपी निकाल लेंगे। नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस करोगे एनएफआई, डोमेस्टिक छोटा होता है, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे एनआईटी। तो ये 810 प्लस डेप्रीशिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना 30, तो ये हो गया 30, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पूरा पढ़ना है इसको, माइनस का 5 है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ दिया हुआ था कहीं पे, नेट टैक्सेस है 105। तो हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा जो आंसर आ गया 810 प्लस 30 840 माइनस का 5 प्लस 105 940 करोड़ आपका आंसर आ गया। अब एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी, प्राइवेट कंजप्शन 600 का है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 200 का, ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ 100 का, तो भैया ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया गया है, तो नेट में फिर डेप ऐड करेंगे तो बन जाएगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और डेप तो पता ही आपको 30 था इस क्वेश्चन में, ये रहा, प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब इस क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट है 15 का, नेट एक्सपोर्ट है, जो चाहिए तुम्हें वो उठाओ। कई बार क्वेश्चन में फालतू की इंफॉर्मेशन गिवन होती है और आप जबरदस्ती वो भी ले लेते हो। 945 हमें चाहिए क्या, हमें क्वेश्चन पूछा क्या है, पूछा है जीएनपीएमपी और गिवन क्या है जीडीपीएमपी। तो ग्रॉस ग्रॉस से हम डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एनएफआई है, और एनएफआई है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर माइनस का 5 देखो गिवन है, तो ये आ गया 940 करोड़ आंसर। तो देखो एक्सपेंडिचर मेथड से भी 940 आ रहा है, इनकम मेथड से भी जीएनपीएमपी 940 आ रहा है, तो जीएनपीएमपी हम किसी भी मेथड से निकालेंगे आंसर रिमेन सेम, आंसर में कोई बदलाव कोई अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है और मजा आ रहा है इस पूरे वन शॉट में, इस सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से बना के चलने। आपको जीडीपी एफसी निकालना और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पहला क्या निकालना है, जीडीपी एफसी निकालना है, तो हम निकालते हैं जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी निकालते हैं। अब मेथड कौन सा लगेगा इसके अंदर जरा मुझे बताओ। अच्छा ये भी गिवन है ना जीडीपी I'm sorry, जीएनपीएमपी गिवन है, तो एक काम करो ना, सीधे जीएनपीएमपी से जीडीपीएफसी निकाल लो। जीएनपीएमपी गिवन है, इसकी हेल्प से आप निकाल लो जीडीपीएफसी, 1400 गिवन है ये। I'm sorry, ग्रॉस ग्रॉस सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक करोगे माइनस एनएफआई है, एमपी से एफसी करोगे माइनस एनआईटी। तो एनएफआई आपको गिवन है क्या, देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 60 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन नहीं है, तो सर जीरो मान लो, और एनआईटी कितना है 120। अब बच्चे बोलते हैं सर ये गिवन नहीं है, इसको जीरो मान लो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ही नहीं, क्वेश्चन देखो कहीं भी नहीं है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको जीरो मान लो। भैया कैसे मान लो जीरो, जो चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये निकालो, मैं उसको जीरो कैसे मान लूं, कोई लॉजिक है इस बात का? तो भैया ऐसे तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको तो भाई यहीं रुक जाओ आप। अब आप लगाओ मेथड बाय यूजिंग, कौन सा मेथड लगाओगे, किसके सबसे ज्यादा कंपोनेंट दे रखे हैं, इनकम मेथड के, तो बाय यूजिंग इनकम मेथड। अब इनकम मेथड लगाओगे तो क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी कैसे निकालोगे आप,
प्राइवेट सॉरी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वो गिवन है 800, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट है 150, रॉयल्टी इस क्वेश्चन में है 0, इंटरेस्ट है 100, रेंट है 150, रॉयल्टी 0, इंटरेस्ट 100 है, और प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, प्रॉफिट्स अगर तुम्हें प्रॉफिट खुद ही दिया हुआ है 200, तो भैया अगर तुमको प्रॉफिट 200 दे रखा है तो तुम क्यों देखोगे, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, तो क्यों लेना उसको, जब तुमको ऑलरेडी प्रॉफिट दिया गया है तो तुमको भाई ना ही अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट देखना है, ना डिविडेंड देखना है, ना कॉर्पोरेट टैक्स देखना है। फिर लेना है जो है उसके बाद क्या लेना है आपको, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, वो क्वेश्चन में है ही नहीं मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये क्या हो गया आपका 0, तो ये आएगा 800, 800 प्लस 150 950 प्लस 100 प्लस 200 1250। पर आपको पूछा क्या है, GDPFC, और है क्या ये NDPFC, प्लस कर दो डेप, भाई नेट से क्रॉस में अगले प्लस डेप कर दो, आ गया आपका आंसर। सर डेप्रिसिएशन ढूंढो, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं है, अगर डेप्रिसिएशन नहीं है तो तुम इन दोनों की मदद से डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हो। ध्यान से समझना कैसे निकाल रहा हूं, यहां बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ज्यादातर बच्चे गलतियां करेंगे, बोलेंगे सर डेप नहीं है 0 मान लो, भैया नहीं है, पर क्या तुम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो तो निकालो, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने कहा था ना कि अगर ये खाली फिक्स भी लिखा है ना, नेट के बाद डोमेस्टिक नहीं लिखा, तो भी वो वही चीज है, एक ही मानना है। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अगर फिक्स्ड है तो चेंज स्टॉक ऐड करोगे, और नेट में क्या ऐड करोगे, डेप ऐड करोगे, तभी तो ग्रॉस बनेगा। मतलब ये LHS RHS बराबर है, LHS में ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यह है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन। तो भाई ये कितना है, ये है आपका 300, ये कितना है 200, चेंज स्टॉक है क्वेश्चन में, ये रहा कितना 50, और डेप तो निकालना ही है, तो ये 250 हो गया, इधर भेज दो 50 आ गया आंसर। तो भैया डेप्रिसिएशन को 0 मत मानना, यहाँ 50 आएगा डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ले लो कितना 50, तो डेप आ गया हमारा कितना 50, ये तो है ही 1250, तो आंसर आ गया 1300। तो ये GDPFC आ गया आंसर आपका 1300। लेकिन आपको दूसरा भी निकालना था, तो इस 1300 को अब आप यहां रख दो, है ना, जो आप शुरू में कर रहे थे, आपका आंसर फीटा आ जाएगा। तो 1400 ये हो गया 1400 माइनस का 60 हो गया ये, ठीक है, और ये हो गया माइनस का 120, इट्स 1220, तो ये 1300 हो गया, इधर आएगा 1220 प्लस का फैक्टर इनकम प्लस कैसे हुआ, ये माइनस इधर जाएगा, माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस, इसको इधर भेज दो, आपका 80 आंसर आ गया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, पहला आंसर 80 और दूसरा आपका 1300। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ये पेपर में 6 नंबर में पूछा गया था, बट आप इसको 4 नंबर में एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीजें 4 नंबर में पूछी जा सकती है। बहुत सिंपल, राइट। चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, कोई डाउट हो तो फिर वीडियो बैक करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अभी दोनों किस फॉर्मूले में आता है, इनकम मेथड में। तो इनकम मेथड में हम इनकम मेथड से निकालते क्या है, NDPFC, जिसका फॉर्मूला क्या आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ। हम इनकम मेथड लगाएंगे और ये आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत आसान चीज जो पूछ लिया है वो मैं आपको एक लाइन में कर देता हूं, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसका फॉर्मूला होता है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, और फॉर्मूला लगा देना आप। तो रेंट को ढूंढो कितना है, यहाँ पे रेंट है 100, ठीक है, रॉयल्टी को ढूंढो, रॉयल्टी है 20, इंटरेस्ट को ढूंढो, यहाँ पे इंटरेस्ट है 50, प्रॉफिट्स को ढूंढो, यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है 200। तो लो, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को ऐड करोगे, आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस 100 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 200 इज 370। पहला आंसर तो इजी था, इन चारों को ऐड करके आ गया। अब NDPFC इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो निकाल लेते हैं। GD रास्ता दिया होगा कुछ ना कुछ। सर NDPFC वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिल जाए, वो हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप, DPDP सेम, MP से FC में आने के लिए माइनस NIT। तो GDP MP कितना दिया हुआ है 1800, डेप्रीशिएशन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 200, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया हुआ है 250, माइनस करेंगे सब्सिडीज वो है 50,
तो अच्छे से करना, कोई जल्दीबाजी मत करना, नहीं तो छोटे से जल्दी के चक्कर में ना नुकसान कर बैठोगे। ये 250 में से 50 गया 200, ये माइनस का 200, तो 1400 आपका आंसर आ गया। क्या आया 1400 एनडीपीएफसी। अब तुम क्या करो, एनडीपीएफसी का लगाओ फॉर्मूला। तो एनडीपीएफसी कितना है 1400 है। मैं फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूं तुमको, ठीक है। एनडीपीएफसी का तुम्हें लगाना है फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। यही तो फॉर्मूला होता है, सिंपल। तो एनडीपीएफसी तुमने निकाल लिए यहाँ पे, जो कि आ रहा है 1400 इज इक्वल टू, किसी भी स्टेप में करो आंसर को गोला बना के हाईलाइट, गोला नहीं स्क्वायर बना के अंडरलाइनिंग करके हाईलाइट कर देना। सीओई तुम्हें निकालना है, पेपर में पूरा लिखना सीओई। ऑपरेटिंग सरप्लस 370 अपने पहले निकाल लिया। अब मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड है क्वेश्चन में, लो कहीं भी नहीं है भैया, इसका कोई दूसरा नाम भी नहीं है, तो नहीं तो जीरो ही मान लेना इसको। 370 आपका आंसर आ गया 1030। कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज आ गया 1030, ये आ गया आपका आंसर, खत्म। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया दी एंड। आई होप अच्छा लगा होगा क्वेश्चन आपको। देखो मैंने काफी क्वेश्चन वन शॉट में भी आपको कवर करा दिए, लिख लेना। तो थोड़ा दिमाग लगाना कैसे करना है, आराम से तुम्हें रास्ता मिलेगा। 11 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल डेटा, ईयर 2023 नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड बेस ईयर प्राइस, इसका मतलब है रियल जीडीपी। ऑलरेडी आपको देखो बेस ईयर प्राइस का जो जीडीपी है उसे क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में क्या चेंज आ रहा है ना, 2023 से 2020, 20 को लेना है बेस ईयर। तो भैया देखो कोई भी परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज। जो आज है वो 4500 है, पहले था 4000, यानी कि 500 का चेंज है। बेस मतलब नीचे आता है हमेशा, बेस कितना है 4000 इंटू 100। आपने 2020 को बेस लिया ना, तो 2020 का प्राइस नीचे आएगा, तो चेंज कितने का है 500 का। ये चेंज 4000 के कंटेक्स्ट में कितना आएगा, 500 डिवाइड बाई 4000 इंटू 12.5%, तो 12.5% का जो है वो आपको चेंज देखने को यहाँ मिलता है। 12.5%, 12.5% का चेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपको दिमाग लगाना है कौन सा मेथड यूज होगा और किस तरीके से यूज होगा। अब ये चारों गिवन था तो मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा निकाल लिया, फिर कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज तो फॉर्मूले से ही निकल पाएगा। फॉर्मूला लगाओ, एक चीज मिसिंग होगी, एक चीज गिवन होगी आपको। कई बार यही गिवन होता है और अंदर कोई चीज मिसिंग होता है, जैसे अपने प्रोडक्शन मेथड के अंदर पढ़ा। तो ये फाइनल वन शॉट रिवीजन में हमारा यहाँ पे पूरा यहाँ पे खत्म हो गया। तो आई होप कि ये 20 डेज प्लेज में मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपका जोश और उत्साह चाहिए कि यस सर हम इस पूरे 15 क्लासेस में लूंगा, इस अगले 20 डेज के अंदर, पूरे 15 क्लासेस के अंदर पूरी की पूरी 8 क्लास इसकी इंडियन की, 7 क्लास मैक्रो की और खत्म करेंगे, पूरे 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन होगी। तो यहां तक पढ़ के अच्छे से प्रिपरेशन करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और बताना मुझे ये वन शॉट कैसा लगा, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन की जी जान लगा के अच्छे से एक बच्चे को क्लास अच्छे नंबर दिलाऊंगा, 90, 95, 100 तक मैं आपको दिलाऊंगा इकोनॉमिक्स के अंदर, भरोसा रखना बस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।